बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2024 के इंटरनेशनल करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। इंस्पेक्टर एएसएफ, असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ, इंस्पेक्टर कस्टम्स के जो एग्ज़ाम होने हैं, स्पेशली एफपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं, उनमें पिछले 5 साल के करंट अफेयर लाजमी करने होते हैं। लेकिन ज़्यादा जो पोर्शन है वो 2024 और 2025 के जो करंट अफेयर हैं उन्हीं में से होगा। इससे पहले वाले जो 5 साल बताए गए हैं, 3 साल जो इससे पहले वाले हैं, तो उनमें से भी क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि उनमें से नहीं होंगे, उनकी रेशो कम हो सकती है। तो हम डिस्कस करते हैं बेटा इंटरनेशनल करंट अफेयर 2024 के। इससे पहले नेशनल करंट अफेयर हो गए, 25 के सारे हो गए हैं, नेशनल इंटरनेशनल। और उसके बाद 2023 के हम करेंगे, फिर 2022 के करेंगे इंशाल्लाह। एग्ज़ाम से पहले आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने इसमें डाला है वो डाला है करंट हिजरी ईयर के हवाले से। जो हिजरी कैलेंडर है जो इस वक्त हमारा चल रहा है, इस्लामी कैलेंडर, वो कौन सा साल है उसका? तो 1446 हिजरी का जो साल है, आफ्टर हिजरा, आफ्टर हिजरा, 1446 का साल चल रहा है। ये मुहर्रम से शुरू होता है और ज़ुल हज के ऊपर ख़त्म हो जाता है। अगला महीना है जो है वो हज का महीना है, तो लास्ट महीना है 1446 का। जब मुहर्रम शुरू होगा तो फिर आपका 1447 हिजरी ईयर शुरू हो जाएगा। तो ये जो आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं अभी इंस्पेक्टर एएसएफ के, उसमें अगर पेपर में आ जाए तो तब आप इसी को ठीक करेंगे, क्योंकि उस वक्त यही साल चल रहा है। उससे आगे जब आप चले जाएंगे तो करंट अफेयर को अपडेट करना होता है, तो आपने 1447 करना है मुहर्रम के, मतलब मुहर्रम से, नेक्स्ट मुहर्रम से। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इसके ये जो है मंथ इनके पूछ लेते हैं अक्सर के, रमज़ान कौन से नंबर का महीना है, या 7वां इस्लामिक जो मंथ है वो कौन सा है, रजब है। तो मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़ाद और ज़िलहज। तो ये 12 महीने हैं, ये भी आपको आने चाहिए। अगर आप कमीशन के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं एज ए मुस्लिम, भी आपको पता होना चाहिए। कुछ कॉन्फ्रेंस हुई हैं दुनिया में, उनके बारे में हम देखेंगे। देखिए, करंट अफेयर जब भी आपने तैयार करना होता है, आखिरी दिन जब आप कर रहे होते हैं, तो देखते हैं कि यार कॉन्फ्रेंस कौन कौन सी किधर किधर हुई है, उनकी डेट और नेक्स्ट कहाँ होनी है, या कोई हेड ऑफ द स्टेट चेंज हुआ है, या कोई गेम्स हैं वो कौन कौन से कंट्री में हुई हैं, कौन उसका विनर है। इस तरह से आप करंट अफेयर देखते हैं, तो इसी में आपका तकरीबन कवर हो जाता है। 2024 के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई मैक्सिमम वो आपने करनी है। 25 का भी आपको पता होना चाहिए किधर हो रही है, किधर होनी है। और इलेक्शन 2024 में जो हुए या 25 में जो हुए, ये 4-5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, तो आगे यही चलेंगे, तो वो भी आपने करने हैं साथ में। जहाँ जहाँ हेड ऑफ द स्टेट चेंज हुए हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट, जैसे इंडिया में इलेक्शन हुए, रशिया में इलेक्शन हुए 24 में, चाइना का ऑलरेडी जो निज़ाम में चल रहा है, अमेरिका में इलेक्शन हुए, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। यूके में इलेक्शन हुए, तो इन कंट्रीज़ के बारे में आगे चल के हम ज़रूर करेंगे जी। 29th थी ये कॉन्फ्रेंस बेटा, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहेंगे, 29 इसका नंबर है। ये कहाँ हुई है जी? अज़रबैजान में, बाकू में हुई है। पाकिस्तान की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो खुद तशरीफ़ ले गए थे, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली, अब आप कह लें कि इसमें आप देखें कि इन्वायरमेंट के हवाले से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, इसीलिए शहबाज शरीफ साहब खुद गए थे। तो ये याद रखिएगा, कहाँ हुई? अज़रबैजान में, बाकू में। PPSC में आए तो ये सिर्फ ये पूछेगा आपसे किधर हुई, बाकू में। FPSC में एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है बस। तो आप कोशिश कीजिएगा इसकी, अगर डेट भी याद रख सकते हैं तो ज़रूर रखिएगा, वरना किस जगह पे हुई है ये तो आपने ज़रूर याद करना है। 21 और 22 नवंबर 2024 इसकी डेट थी। नेक्स्ट कहाँ पे होगी? 2025 वाली जो है वो ब्राज़ील होस्ट करेगा बेटा। कहाँ होगी? ब्राज़ील करेगा। पिछली की अगर बात करें हम, COP 28 वो UAE के अंदर हुई थी, यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। नेटो की समिट के हवाले से थोड़ा सा मैंने आपको बताना था कि नेटो की जो समिट 2024 की हुई बेटा, ये
वाशिंगटन डीसी के अंदर हुई, वाशिंगटन डीसी के अंदर हुई। इसका सेक्रेटरी जनरल जरूर याद करना है आपने, मार्क रूती। ये भी चेंज हुआ है पिछले कुछ अर्सा पहले। मार्क रूती जो है इसके सेक्रेटरी जनरल है, जो कि नीदरलैंड से है। ठीक है। नेटो कब बनी थी? 1949 में बनी थी। इस वक्त इसके 32 मेंबर कंट्रीज हो चुके हैं। सवाल बनेगा कि आखिरी मुल्क जिसने नेटो को ज्वाइन किया या इस वक्त कितने मेंबर कंट्रीज हैं? तो 32 जो हैं इसके मेंबर कंट्रीज हैं। और आखिरी मुल्क जिसने इसे ज्वाइन किया वो स्वीडन है। स्वीडन आखिरी कंट्री है, फिनलैंड सेकंड लास्ट, और लास्ट कंट्री जो स्वीडन है जिसने ज्वाइन किया है नेटो को। वाहिद मुसलमान कंट्री देखेंगे तो टर्की कहेंगे इसमें आप। ठीक है। ब्रसल्स में इसका हेडक्वार्टर है। ये 5-7 सवाल ही बनते हैं नेटो के हवाले से। जब भी आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन का सवाल आ जाए कहीं पे भी, उसके रिलेटेड जितने सवाल बन सकते हैं सारे रिवाइज करते जाया करें। रिवीजन से ही आपके क्वेश्चन आपके माइंड में बैठते हैं, याद होते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, जो यूएन की मीटिंग हुई 27 सितंबर 2024 को, उसे अटेंड करने के लिए गए थे। वहाँ पे कौन सी डेट को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया, ये इम्पॉर्टेंट है एफपीएससी के लिए भी, पीपीएससी के लिए भी। 27 सितंबर में होती है। यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग हर साल सितंबर में शुरू होती है। ठीक है। 21 सितंबर आपको पता है यूएन पीस डे भी मनाया जाता है, दुनिया में अमन का दिन। सितंबर में ही होगी। तो ये कौन सा सेशन था ये पूछा जा सकता है आपसे। 79वां सेशन था। आपको पता है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बनी थी। 24 अक्टूबर यूएनओ डे मनाया जाता है हर साल। ठीक है। तो 79वां सेशन था इसका। और पाकिस्तान जो है ना क्या हुआ जी, इसमें यूएनओ के हवाले से नॉन परमानेंट मेंबर बना है पाकिस्तान। नॉन परमानेंट मेंबर देखिए, इसमें हमारे पास टोटल सिक्योरिटी काउंसिल की 15 सीटें होती हैं। 15 में से 5 होती हैं परमानेंट और 10 होती हैं नॉन परमानेंट। जो नॉन परमानेंट होते हैं 2 साल के लिए होते हैं। 2 साल के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर नए। तो पाकिस्तान जो है 2025 और 2026, ये सवाल याद रखना, ये कौन से साल के लिए पाकिस्तान रहेगा। 2025-26 2 सालों के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है। 8वीं दफ़ा बना है। पहली दफ़ा 1952 और 53 में बना था। ठीक हो गया बेटा। पाकिस्तान ने किसे रिप्लेस किया, ये भी सवाल बन सकता है। जापान को रिप्लेस किया है। कितने वोट लिए? 182, 182 वोट लिए। तो इस तरह से आपके यहाँ से सवाल बन सकते हैं। यूएनओ के ऊपर पूरा एक लेक्चर में दे चुका हूँ बेटा, वो भी आप देख सकते हैं, पड़ा हुआ है हमारे चैनल में। G7 की समिट हुई है बेटा, G7 ग्रैंड 7 जो बड़ी पावर हैं 7, उनकी 50वीं समिट हुई है। ये G7 1975 में बनी थी, 1975 में। जो 7 बड़े जो पावर्स हैं उनकी ये समिट होती है हर साल, जिसमें कनाडा है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें जर्मनी है, जिसमें इटली है, जापान है, यूके है और यूएसए है। G7 आप इसे वेस्ट का अलायंस भी कह सकते हैं। इसमें आपको रशिया भी नहीं मिलेगा, इसमें आपको चाइना भी नहीं मिलेगा। हालांकि इस वक्त ये 2 बड़ी पावर है। वेस्ट का अलायंस भी से आप कह सकते हैं, यूरोप का और नॉर्थ अमेरिका का कह सकते हैं किसी हद तक, लेकिन बड़ी पावर हैं। तो इनकी समिट हुई है इटली के अंदर। 2024 की समिट इनकी इटली में हुई बेटा, 13 से 15 जून के दरमियान में। जॉर्जिया मेलोनी जो है प्राइम मिनिस्टर हैं किसकी? इटली की। ये सवाल बन सकता है आपका, क्योंकि इटली एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। जॉर्जिया मेलोनी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो साहब इटली ने होस्ट किया, मतलब उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या होगा जी, उसने इसे होस्ट किया होगा, वही होगा। ठीक हो गया। तो ये आप याद रखेंगे। इससे अगली जो होगी 51 नंबर की G7 समिट कनाडा के अंदर होगी 2025 के अंदर। अगली जो होगी नेक्स्ट कहाँ होनी है बेटा? कनाडा के अंदर होनी है। तो ये दोनों डेट आपने याद रखनी है। 16 ब्रिक्स समिट 2024 काजान रशिया। ब्रिक्स की समिट हुई है बेटा 16वीं, कब? 2024 के अंदर 16वीं जो समिट हुई, नंबर भी याद रखना है 2024 वाले। कहाँ? काजान सिटी है, किसका? रशिया का। सिटी का पूछा जाएगा आपसे कि कौन से सिटी में हुई। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो होगी 17वीं वो 2025 में ब्राजील के अंदर होगी। नेक्स्ट कहाँ होगी बेटा? ब्राजील के अंदर होगी। पहली जो मीटिंग हुई थी इनकी वो
2009 के अंदर हुई थी। टोटल जो मेंबर कंट्रीज हैं ब्रिक्स के वो कितने हैं जी? 10 हैं। मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? 10 हैं। इस वक्त 10 हो गए हैं। तो पहले जो है ना जी हमारे पास 5 थे, और 5 और नए मेंबर आए हैं, जिसमें आप देखें कि हमारे पास सऊदी अरबिया ने ज्वाइन किया, इजिप्ट ने, यूएई ने, इथोपिया ने और ईरान ने। ये दुनिया की जो उभरती हुई इकोनॉमी है उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स में बी से हमारे पास ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से हमारे पास साउथ अफ्रीका। ये 5 पहले थे, 5 और इसमें अब आ गए हैं। कब हुई है ये मीटिंग? 22 से 24 अक्टूबर 2024 की बात है। 22 से 24 अक्टूबर 2024 के अंदर रशिया में हुई, काजान सिटी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ईस्ट की, मशरक की, एशिया की। इसमें बाकी भी लोग आ रहे हैं। फैटफ के हवाले से आपको बताइए, FATF जो है, फैटफ। तो फैटफ जो है हमारे पास क्या है जी? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, ये मनी लॉन्ड्रिंग को देखती है और टेररिज्म की जो फंडिंग हो रही होती है, जो ट्रांजैक्शन हो रही होती है इलीगल, उन्हें देखती है। और फिर जिस मुल्क में ज़्यादा हो रही होती है एक लिमिट से, उसके ऊपर सेक्शन लगाती है, उसे जो है ना जी ग्रे लिस्ट में डाल देती हैं, उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देती हैं, जिससे जो उसकी इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। दुनिया उसके साथ ट्रेड नहीं करती। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा है 2-3 साल। तो इसका जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में सवाल बन सकता है, एलिजा डी अंडा मद्राजो, ये इसका नाम है। ये मेक्सिको से है बेटा। इससे पहले जो था राजा कुमार ऑफ सिंगापुर था, ये चला गया है राजा कुमार ऑफ सिंगापुर। उसकी जगह पे अब कौन आया है जी? एलिजा डी अंडा मद्राजो इसका नाम है। एलिजा याद रख लेंगे तो काफ़ी है। बीबी एलिजा जो है इसे याद रख लेंगे, इसका नाम ऐसे ही, तो आपको जो है ना काम चल जाएगा आपका। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी क्वाड की समिट। क्वाड के हवाले से सवाल पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में भी, और ये इसका पूछा जाएगा आपसे। क्वाड बेसिकली हमारे पास ये क्या है जी? क्वाड की जो समिट हुई है 2024 वाली, काम हुई है जी 21 सितंबर को USA के अंदर। क्वाड बेसिकली अलायंस है अमेरिका का चाइना को घेरने के लिए। उसमें उन्होंने जो है ना अपने साथ मिलाया, ऑस्ट्रेलिया को मिलाया हुआ है, अमेरिका खुद है, साथ में जापान को मिलाया है और साथ में इंडिया को मिलाया है। कंटेनमेंट ऑफ चाइना की जो पॉलिसी है, अब तो ये बाइडेन चला गया, ट्रंप आ गया है, 2024 में तो यही था तब की बात है। तो ये अमेरिका में इसकी मीटिंग हुई कि किस तरह से हम चाइना को कंटेन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, घेर सकते हैं उसे रोकने के लिए इंडिया को साथ मिलाया हुआ है इन्होंने, जापान को और ऑस्ट्रेलिया को। इनकी जो ना मीटिंग होती है 2007 में बनी थी। अगर आपसे पूछे क्वाड कब बनी, तो क्वाड जो है 2007 में बनी थी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट समिट जो होगी इसकी इंडिया में होगी, 2025 वाली समिट इसकी इंडिया में होगी। ठीक है, बस ये 2-3 सवाल याद रखने हैं आपने। SCO की समिट हुई है बेटा। SCO की समिट के हवाले से 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, आप लोग मिक्स कर जाते होंगे, यकीनन मिक्स कर जाते होंगे। देखें ज़रा, समझें समिट के हवाले से। SCO आपको पता ही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर अलग से लेक्चर पड़ा हुआ है। तो ये 1996 के अंदर शंघाई 5 बनी, 2001 के अंदर फिर ये SCO बनी। SCO कब बनी? 2001 में। इससे पहले पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या थी इसकी? शंघाई 5 थी। ठीक है, तो इसके जो है ना मेंबर पाकिस्तान और इंडिया बने 2017 में। ये भी सवाल बनता है। ठीक है, 2017 में इसके मेंबर बने थे पाकिस्तान और इंडिया। फिर ईरान भी बना 2023 में, और 2024 में बेलारूस बन गया। तो इसके टोटल मेंबर कंट्रीज जो SCO के अब 10 हो गए। 10 हो गए, ब्रिक्स के भी 10 हैं और SCO के भी 10 हो गए। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी के हवाले से बात करती है, बॉर्डर के इश्यूज को सॉल्व करने के हवाले से। अभी इकोनॉमी पे भी बात करने लगे हैं। तो ये इसकी जो एनुअल समिट हुई है बेटा, हेड ऑफ द स्टेट की, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की होगी, हेड ऑफ द स्टेट की होगी। हेड ऑफ द स्टेट की जो एनुअल मीटिंग हुई है बेटा, वो कहाँ हुई है? कजाकिस्तान में हुई है, आस्ताना के अंदर। कहाँ हुई है? आस्ताना के अंदर हुई है, कजाकिस्तान में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी गए हुए थे, ये आपको नजर आएंगे। मियां साहब यहाँ खड़े हुए हैं, तो ये भी गए हुए थे। तो आस्ताना में हुई है कजाकिस्तान में, ये हेड ऑफ द स्टेट की है। नेक्स्ट जो होगी 2025 वाली, वो चाइना के अंदर। कजाकिस्तान के साथ चाइना है, मैप मैंने पढ़ाया।
ठीक है, कजाकिस्तान के साथ चाइना है, 2025 वाली चाइना के अंदर होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल भी मैंने डाला है जी, पाकिस्तान ने भी तो की है उस 2024 में समिट, ऐसी होगी, फिर वो क्या थी? अगर आस्ताना में हो रही है हेड ऑफ द स्टेट की, तो फिर पाकिस्तान में क्या हो रहा था? ठीक है, तो पाकिस्तान में जो 2024 की समिट हुई वो भी 80 हो गई थी, लेकिन वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स की थी। हेड ऑफ द गवर्नमेंट याद रखेंगे, उसकी जो समिट थी वो इस्लामाबाद में हुई, पाकिस्तान ने होस्ट की 2024 वाली, और 2025 वाली रशिया होस्ट करेगा। 2025 वाली जो इसकी हेड ऑफ द गवर्नमेंट की समिट है, उसे कौन जी होस्ट करेगा? उसे होस्ट करेगा रशिया। दोनों में फर्क है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट में। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कई मुल्कों में एक ही बंदा होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी और हेड ऑफ द स्टेट भी, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर। विच कंट्री होस्टेड G20 समिट? G20 ग्रैंड 20 जो बड़ी 20 इकोनॉमी है उनकी समिट जो है ना जी, नवंबर 2024 में हुई बेटा। कौन से नवंबर को? 18 से 19 नवंबर 2024 को हुई। कहाँ हुई? रियो डी जेनेरो, मतलब ब्राजील में। रियो डी जेनेरो जो है क्या है? ब्राजील का सिटी है। तो G20 की 2024 वाली जो समिट है वो कहाँ हुई है बेटा? ब्राजील में हुई है, 18 से 19 नवंबर को। ठीक है, G20 1999 को बनी थी। इसके अंदर 19 से बड़ी इकोनॉमी और एक यूरोपीय यूनियन, 20 टोटल जो है ना क्या है जी, बड़ी आप कह सकते हैं इकोनॉमी है जो इसका हिस्सा है। साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा जी नेक्स्ट 2020 वाली G20 समिट, जो 2025 वाली है, 2025 वाले अगले साल वाली। 2024 वाली ब्राजील ने की, अगली कौन करेगा जी? साउथ अफ्रीका करेगा। बस इतना सा याद रखना है आपने। ठीक है, अमेरिका फिर 2026 वाली करेगा, याद रखें तो कर रख लें, वरना 25 तक करने का। नेक्स्ट जी, विच पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड बाय यूनिसेफ एज पाकिस्तानी फर्स्ट नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट्स? पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस है, सबको ही पता होगा, सबा कमर। सबा कमर जो है, इसे क्या किया गया? अपॉइंट किया गया क्या जी? एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट, चिल्ड्रन के जो राइट्स है उनके हवाले से। यूनिसेफ है ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की चाइल्ड राइट्स के हवाले से जो देखती है। 1946 में ये बनी थी, इसका हेडक्वार्टर भी पूछता है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में क्या जी? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। 1946 में ये बनी थी। सबा कमर को यूनिसेफ की तरफ से चाइल्ड राइट्स का जो है एम्बेसडर लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यूएस इलेक्शन हुए हैं जी 2024 में। आपको पता है कि ट्रम्प साहब आए हुए हैं और दुनिया के जो मामलात हैं, वो जो स्टेटस को है, जो अमेरिका की एक रिवायात है चीज़ों को जो लेके चल रहे होते हैं, उससे हट के ये प्रेसिडेंट सेट कर रहा है और बहुत सारे मामलात अपनी मर्जी से चला रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसने अपना जो एडवाइज़र रखा हुआ है वो एलन मास्क को रखा हुआ है। एलन मास्क के दुनिया में इंटरेस्ट हैं सेमीकंडक्टर्स को लेके, मिनरल्स को लेके, और जहाँ भी जाता है ये मुआहदे करने के लिए वो साथ होता है। तो मिनरल्स के मुआहदे भी साथ हो रहे हैं। अभी मिडल ईस्ट आए हुए थे ये, वहाँ भी वो साथ था। मिनरल्स के, सेमीकंडक्टर्स को लेके मुआहदे हुए बहुत सारे। मतलब ये एक बंदा है बेसिकली, आप कहेंगे बिजनेसमैन, एक ये कॉरपोरेट सेक्टर का बंदा है। तो ये अपने मुल्क को भी एक कॉरपोरेट सेक्टर की तरह चलाना चाहता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह, एक बिजनेसमैन की तरह, कि हमारा मुल्क कैसे ग्रो कर सकता है, बाकी सारे बारे में जाए। हमें कोई नॉर्म्स, हमें किसी किस्म की कोई भी मतलब है कि किसी का कोई लिहाज नहीं करना है। हमने क्या करना है, ये अपने मुल्क का बेनिफिट देखना है बस, अपने लोगों का। अपने जो गोरे हैं, वाइट की सुपरमेसी चाहता है ये बंदा। आप भी वाइट है, ठीक है। तो ये इसके इलेक्शन की डेट पूछी जाएगी आपसे, कब इसके इलेक्शन हुए जी? 5 नवंबर को हुए। हर साल नवंबर के पहले वीक में होती है इलेक्शन अमेरिका में, और 2024 में जिस तरह हुए इस तरह 2020 में जब हुए तो 4 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, 4 साल टर्म होती है। 4 साल के बाद जब भी इलेक्शन होंगे तो वो नवंबर के पहले वीक में होंगे। 5 नवंबर को हुए, ये डेट याद रखनी है। 47वां 47th प्राइम मिनिस्टर बना है ये यूएसए का। इससे पहले भी बना था प्रेसिडेंट, 45वां था ये 2017 से 2021 तक, ठीक है। इसके साथ वाइस प्रेसिडेंट आया जेडी वेंस।
JD वैंस ये खबरों में था, क्योंकि ये इंडियन जो है ना इसकी बेगम है और ये इंडिया गया हुआ था, वहाँ सारे इसके मामला थे इंडिया के साथ, ये ऐसे था। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी आपने ज़रूर याद रखना है, मार्को रूबियो। मार्को रूबियो जो है क्या है जी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है बेटा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया इसके इलेक्शन के हवाले से। अब इसकी पॉलिसियों के ऊपर जो है ना जी आप देख ही रहे हैं, मिडल ईस्ट जो माई के करंट अफेयर मैंने करवाया मुहैया है, तो उसमें मैंने सारे माई के करंट अफेयर में बताया है कि इन्होंने क्या किया, डील किया मिडल ईस्ट के साथ, दुनिया के मामला कैसे लेके चल रहा है ये मिस्टर शी जिनपिंग। तो ये जी आपको जिन्नी लग रहे हैं पूरे के पूरे, तो मतलब ज़बरदस्त इंसान। चाइना को इसने खड़ा कर दिया अपने पाँव पे, चाइना को अजीम बनाया। वैसे इनसे पहले वाले जो थे वो भी ज़बरदस्त थे, लेकिन इसने जो है सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से ये लेके चला मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ चाइना को। और इस वक्त चाइना दुनिया की जो है ना जी सबसे बड़ी इकानमी बनने जा रही है, कुछ दिनों में बन जाएगी। तो हर हवाले से चाइनीज़ ने या चाइना के इस प्रेसिडेंट ने चाइना को मजबूत किया है। तो इसके हवाले से इसीलिए इसे फॉर एवर, जब तक ये मरेगा नहीं, ये चाइना का प्रेसिडेंट रहेगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यहाँ पे चाइना में, प्रेसिडेंट के पास सारे इख्तियारात होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट भी यही है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी यही है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से इसका ताल्लुक है, इसकी पार्टी का नाम पूछा जा सकता है। 7वें प्रेसिडेंट हैं जी ये चाइना के, 2013 में ये आए थे, अभी तक बैठे हुए हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है चाइना के वो ली क्यांग है, इनके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, अभी बस स्टैम्प पेपर के तौर पे बस ना होने के बराबर है। सेरेमोनियल है प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह हमारे पास प्रेसिडेंट जो होता है वो सेरेमोनियल होता है। फॉरेन मिनिस्टर के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, वांग जी हैं, अक्सर ये बयान देती हैं, पाकिस्तान भी आए रहती हैं। ठीक है, इसके बारे में ये 2-3 सवाल बन सकते हैं आपके। रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट बाइडन की और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मीटिंग हुई थी, इसके हवाले से सवाल बन सकता है कि कौन से इवेंट पे हुई, कहाँ पे हुई। ठीक है बेटा, इसमें आप देखेंगे 2024 की जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन अपैक की जो समिट हो रही थी पेरू के अंदर, वहाँ पे इन दोनों की मुलाकात हुई है। एक तो आपको अपैक के बारे में पता होना चाहिए आपको, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट, ये जो है ना जी हुई है कहाँ, पेरू के अंदर 2024 वाली, 1989 में ये बनी थी, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो वहाँ पे जब ये भी गया हुआ था, वो भी आया हुआ था, तो वहाँ पे इनकी मीटिंग हुई, गपशप हुई, मामलात को पॉजिटिव साइड पे ले जाने के लिए जो है ना इन दोनों ने एग्री किया। इससे पहले इनकी मीटिंग कहाँ हुई थी, ये सवाल बना है, 2022 में हुई थी। करंट अफेयर में 2022 भी शामिल है। तो G20 की समिट हो रही थी कहाँ, बाली में, इंडोनेशिया। ये सवाल बना था, पेपर में आया हुआ था। 2022 में बाली के अंदर G20 की समिट जब हो रही थी, तो वहाँ पे जो है ना जी क्या है, इनकी दोनों की मुलाकात हुई थी, बाइडन की और शी जिनपिंग की। इससे पहले दो बड़ी पावर हैं, दोनों पावर आमने सामने हैं एक दूसरे के, तो लेकिन मीटिंग इनकी होती रहती है वक्त के साथ साथ, आमने सामने, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। ठीक है बेटा, तो इन दोनों मीटिंग के बारे में आपको बताऊँ, ये किधर हुई, कौन सी मीटिंग के दौरान, ये G20 की मीटिंग के दौरान हुई, और वो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट के दौरान, वो पेरू में, ये बाली में, बाली का मतलब इंडोनेशिया। ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुई जी रशिया के अंदर भी 2024 के अंदर। व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं ये दोबारा से बने हैं जी प्रेसिडेंट रशिया के। ठीक है जी, ये वैसे इन्हें 2036 तक इन्हें जो है अनाउंस कर दिया गया, ये रहेंगे। वैसे 2030 में दोबारा इलेक्शन भी होंगे, 6 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है 6 साल के लिए प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, 24 में हुए, फिर 30 में होंगे, फिर 36 में होंगे। वैसे इन्हें 2036 तक कह दिया गया कि जी आप रहेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, 5वीं टर्म है इसकी, 87% इसने वोट लिए। जो पोजीशन थी उसके 4.5% वोट थे बस। निकोले कैरितोनोव, इस तरह से नाम है, कैरितोनोव निकोले साहब जो थे इसके अपोजिशन लीडर थे। ये भी डिक्टेटर है, अपने अपोजिशन को रगड़ के रख दिया। एक अपोजिशन लीडर इसने जेल में मरवा दिया। ठीक है, मतलब सही माने डिक्टेटर है, लेकिन रशिया के लिए बहुत अच्छा है। रशिया को खड़ा कर दिया इसने दोबारा से, USSR की याद ताज़ा कर दिया इस बंदे ने, वरना रशिया बहुत पीछे जा रहा था। ठीक है जी, आगे चलें।
प्राइम मिनिस्टर रशिया का ये भी सेरेमोनियल होता है बराए नाम, प्रेसिडेंट के पास ही होते हैं सारे इख्तियारात। हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट है वो भी वही है, हेड ऑफ द स्टेट भी वही है, प्राइम मिनिस्टर बस बराए नाम है। ठीक है, तो मिखाइल मुश्तून है, ये पाकिस्तान भी आए थे, काफ़ी मेरे ख्याल से शायद 80 की समिट में आए थे 2024 वाली में। ठीक है, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में सवाल ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, सरगाई लारोव। सरगाई लारोव जो हैं ये क्या हैं जी, फॉरेन ये वो हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं किसके, रशिया के, सरगाई लारोव हैं। ये चेक कीजिएगा पाकिस्तान आए थे या नहीं आए थे, मेरा ख्याल है ये आए थे। चाइना के प्राइम मिनिस्टर तो आए थे, इसे आपने काउंटर चेक करना है। ठीक है, वैसे सवाल बनेगा नहीं इसके बारे में, मैक्सिमम सवाल ये बन सकता है कि जी चाइना के रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त वो कौन है, इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। ओके, यूनाइटेड किंगडम जनरल इलेक्शन 2024 जो है ना जी हुए हैं यूके के, तो ये कौन सी डेट को हुए हैं, डेट एफपीएससी के एग्जाम में डेट पूछता है बेटा एग्जैक्ट, पीपीएससी के एग्जाम में नहीं पूछता, पीपीएससी एग्जाम में मैक्सिमम पूछेगा जी नया प्राइम मिनिस्टर कौन आया। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन का जो अप्रोच है, जो लेवल है उसमें का फर्क है। तो केयर स्टैमर आया जी, केयर स्टैमर साहब जो हैं ये क्या बने हैं जी, प्राइम मिनिस्टर बने हैं जी 5 जुलाई से 2024 से। केयर स्टैमर ने क्या किया है जी, ऋषि सुनाक को रिप्लेस किया। ऋषि सुनाक से ये चला गया है और ये केयर स्टैमर हैं, ये अब नए प्राइम मिनिस्टर हैं बरतानिया के। ठीक है, लेबर पार्टी से ताल्लुक है केयर स्टैमर का, ब्लेयर के बाद लेबर पार्टी हुकूमत में आई है। ऋषि सुनाक जो था कंजर्वेटिव पार्टी से था, ये चले गए हैं, पार्टी के शिकस्त हुई है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जो मुनार्क है, जो बादशाह हैं वो किंग चार्ल्स 3 है, किंग चार्ल्स 3 जो है इनके किंग हैं, इनके मुनार्क हैं किसके, रशिया इसके यूके की बरतानिया की बात हो रही है। ठीक है, इनके इलेक्शन की डेट, कौन आया है कौन गया है। ठीक है, इंडोनेशिया में भी नए इलेक्शन हुए हैं। इंडोनेशिया इस्लामिक मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क बाय पॉपुलेशन, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन इंडोनेशिया है। 30 करोड़ के करीब इसकी आबादी है। इसका जो है ना जी हमारे पास नए जो प्रेसिडेंट आए हैं वो हैं पराबाओ सुबियांतो, पराबाओ साहब जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं नए, क्या आए हैं जी, प्रेसिडेंट आए हैं। पॉलिटिकल पार्टी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इससे पहले जोको विडोडो था, जोको विडोडो जो था वो चला गया है, उसकी जगह पे पराबाओ सुबियांतो आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, कभी हमारी जंग भी लगी थी उसके साथ, तो यहाँ भी इलेक्शन हुए थे। ये मोदी सरकार है, तो मोदी साहब जो हैं इंतहाई मतलब है कि आप कहें कि रैशनलिस्ट किस्म के इंसान हैं, हिंदुत्व की जो आइडियालॉजी है उसे लेकर चल रहे हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है। जो सेकुलर एक चेहरा था हिंदुस्तान का वो बर्बाद करके रख दिया इसने। उसकी वजह ये है कि पॉलिटिशियन को चाहिए वोट, और वोट जो है जहल कौम एक बहुत बड़ी जो तादाद है हिंदुस्तान में, वो जो है ना जी हिंदू कट्टर किस्म के जो हिंदू हैं उनकी है। तो उनके वोट जो है, उनके अट्रैक्शन जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए, लेने के लिए उनके वोट पर से स्टंट करने पड़ते हैं। हिंदुज़म के जो मज़हब को बेचने वाली जो बात है, जो मैं अक्सर कहता हूँ, ये बेचते हैं मज़हब को ताकि इन्हें पॉलिटिकली जो उनका जो मकसद है वो पूरा हो सके। पोलराइजेशन करते हैं, तकसीम करते हैं लोगों को, और इस तरह से जो है ना अपना ये मकसद हासिल करते हैं और पूरे की पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। ठीक है, इन्हें बर्बाद करके रख दिया है। जो सोशल फैब्रिक था हमारे माशरे का, उसे हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनमें हिंदू मुस्लिम के फसादात करवा के इन्होंने बर्बाद करके रख दिया हुआ। ठीक है, इस वजह से जो पढ़े लिखे लोग हैं हिंदुस्तान के लोग, वो इससे नफ़रत भी करते हैं, इसकी जो नालायकियाँ हैं वो उजागर भी करते हैं और वो इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। फिर ये उन्हें दबाने के लिए वही रिवायती हथकंडे जो अपनाए जा रहे होते हैं वही कर रहे होते हैं। इनकी प्रॉपर एक ब्रिगेड है मीडिया की, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं। ठीक है, तो अभी इन्होंने सिर्फ वो जो बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाले थे उससे के जो लोग हैं वहाँ से उनका वोट लेने के लिए इन्होंने सारा ये ड्रामा करवाया, अपने लोगों को भी मरवाया और पाकिस्तान में भी सिविलियन को शहीद किया। सिर्फ वोट लेने के लिए अपने लोगों को मरवा देना, दूसरे लोगों पे मुल्कों पे अटैक कर देना,
और दो एटमी मुल्कों को जंग के दाने पे ले जाना इन जैसे लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। इनका जो पॉलिटिकल गेन है वो पूरा होना चाहिए बस। तो ये आए थे इलेक्शन इनके 2024 में हुए, 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक। तो 543 टोटल सीटें हैं, लोकसभा कहते हैं उनकी पार्लियामेंट को। 272 जरूरी होती हैं इलेक्शन मतलब गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो इसमें बीजेपी जो है और एनडीए की जो थी 292 थी, मिला के कंबाइन इन्होंने बनाई है गवर्नमेंट। मेजॉरिटी क्लियरली मेजॉरिटी ये नहीं ले सके, तो इस तरह से इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। ठीक है, टर्नआउट 66% था तकरीबन। ठीक हो गया जी। इनके जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में पूछा जा सकता है। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो हमारे पास कौन सा है जी? द्रौपदी मुर्मू ये प्रेसिडेंट हैं 15वीं किसकी? इंडिया की। ठीक हो गया जी। तो 2022 से है, 24 से नहीं है, ये 2022 से बैठी हुई हैं। ये इसका साल याद ना करें, 2022 से ये बैठी हुई है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। तो 2000 हाँ, ये जो डेट लिखी हुई है ना, ये डेट लिखी हुई है नरेंद्र मोदी ने जब हलफ उठाया, वो वाली जो डेट है 9 जून 2024 को जो है ना जी इन्होंने हलफ उठाया एज प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है जी, इंडिया ने जो मिसाइल फायर किया था अग्नि 5, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि एक तो ये बैलिस्टिक न्यूक्लियर हाँ जी, ये कौन सा मिसाइल है जी? बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल इन मार्च। ठीक हो गया जी। न्यूक्लियर मिसाइल था ये अग्नि 5 था, जिसका नाम था इंटरकॉन्टिनेंटल। इंटरकॉन्टिनेंट का मतलब होता है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट। रेंज बहुत ज़्यादा थी, तो ये लार्ज स्केल जो बड़ी रेंज वाले होते हैं वो था मिसाइल। ठीक है, 7000 किलोमीटर इसकी क्या थी जी? रेंज थी। आपसे इसकी रेंज पूछी जा सकती है। ठीक है, और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बता दिया मैंने, कैपिटल दिल्ली है, प्रेसिडेंट बता दिया आपको। ठीक है, तो 7वां बड़ा कंट्री है बाय एरिया, और इसी तरह से आप देखें कि दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से। ये बता ही दिया आपको सारा मैंने। ठीक है, वो इलेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान में भी इलेक्शन हुए 2024 के अंदर, ये भी आपने जरूर करना है। तो शिगेरो अशीबा जो है 11 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर बने हैं जापान के। यहाँ भी मोनार्क है, ओल्डेस्ट मोनार्क जो है, पुरानी जो बादशाह थे वही है हमारे पास। तो करंट जो बादशाह बैठे हुए हैं या जो आप देखेंगे इंपीरियर बैठे हुए हैं वो नारुहितो है। NARUHITO नारुहितो जो है, नारुहितो जो है करंट मोनार्क है, करंट इंपीरियर है जापान के। प्राइम मिनिस्टर कौन है जी? शिगेरो अशीबा। ठीक है, जापान के ऊपर अलग से भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। मैक्सिमम कंट्रीज के ऊपर अलग से मैंने वीडियोस बनाई हुई है। ठीक है जी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से बेटा सवाल है, तो इसमें आप ये देखिए कि कौन जो है ना जी नए बने हैं प्रेसिडेंट ICJ के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बने हैं ये अभी। तो ये है जी हमारे पास UG, ये अभी बने हैं कुछ दिन पहले, UG इवासावा, ये है जी करंट जो है ना जी प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस UN की बॉडी है, 6 बॉडी जो है उनमें से एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। ठीक है, जिसमें 15 जजेस होते हैं और जजेस की टेन्योर पूछता है 9 साल के लिए होता है। ठीक है जी। लोकेशन कहाँ है जी? हाँ, ये पूछता है कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ बैठता है? ये नीदरलैंड में हेग जो है नीदरलैंड का, आपको पता है कि हमारे पास सिटी है, तो वहाँ पे जो है ना जी ये बैठता है, इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, नवाब सलाम के हवाले से याद रखिएगा, ये एक सवाल आपका ये बन सकता है कि ये करंट प्राइम मिनिस्टर हैं किसके जी? लेबनान के। करंट लेबनान के प्राइम मिनिस्टर बेटा बने हैं, तो इनके बारे में सवाल ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है। ये लेबनान है बेटा, बड़ा खूबसूरत ज़बरदस्त एक कंट्री, मुसलमान, ये मेडिटेरियन सी के कास्ट पे है, मेडिटेरियन सी है सारा, उसके कास्ट पे नीचे इजराइल है। तो इसका जो कैपिटल है बैरूत, अक्सर सवाल बनता है इसका बैरूत के हवाले से। अब तो ये बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, और मुसलमानों में शिया और सुन्नी 2 कम्युनिटी है। खाना जंगी रही बड़े अरसे तक,
1989 के अंदर ताइफ एग्रीमेंट हुआ। ताइफ एग्रीमेंट हुआ सारी कम्युनिटी के दरमियान में, और फैसला किया गया कि शिया जो होंगे उनसे स्पीकर आएगा असेंबली का, सुन्नी जो होंगे उनकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर होगा, और जो प्रेसिडेंट होगा वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से होगा। इसे ताइफ एग्रीमेंट कहा गया था। तो उस वक्त से ये चलता आ रहा था। तो अभी जो नवाब सलाम हैं ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं करंट इसके लेबनान के, और जोसेफ खलील ओन जो हैं ये प्रेसिडेंट है। ओन जोसेफ खलील ओन नाम से आइडिया हो रहा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से ये प्रेसिडेंट है। और नबी बैरी जो हैं वो हजबुल्ला से हैं, शिया कम्युनिटी से हैं, और वो क्या है, स्पीकर हैं इनकी असेंबली के। इस तरह से इनका मैकेनिज्म चल रहा है। हजबुल्ला भी यहीं पे मौजूद है, हजबुल्ला के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे हम, वो भी यहीं पे मौजूद है। 1982 में बनी थी। हसन नसरुल्लाह, अगर आपने नाम सुना होगा, अभी उन्हें शहीद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, विच कंट्री वाज डिक्लेयर द होस्ट ऑफ वुमेन वर्ल्ड कप 2027। वुमेन वर्ल्ड कप 2027 जो है कौन से मुल्क में होने जा रहा है बेटा? ब्राज़ील में होने जा रहा है। ब्राज़ील में 1991 से वैसे ही शुरू हुआ था। वुमेन वर्ल्ड कप जो है 1991 से शुरू हुआ, तो ब्राज़ील में होने जा रहा है। लूला डा सिल्वा जो है प्राइम मिनिस्टर हैं ब्राज़ील के। ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर लूला डा सिल्वा हैं, तो ये जो है ना जी से चेयर करेंगे। नेक्स्ट है जी कुवैत के जो है जी न्यू प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, तो यहाँ जो है ना जी आप देखें शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह, इतना बड़ा एक ही नाम है। ठीक है, तो ये कुवैत के क्या है जी प्राइम मिनिस्टर हैं। कुवैत आपको पता है इस कैपिटल कुवैत सिटी, इनकी करेंसी दिनार है। इनके हवाले से सवाल बनता है, दुनिया की सबसे स्ट्रांग या सबसे महंगी जो करेंसी है वो कुवैत की करेंसी है। 900 कुछ रुपए का एक कुवैती दिनार बनता है। पाकिस्तानी 900 कुछ रुपए बनते हैं एक कुवैती दिनार के। ठीक है, आगे चलते हैं जी। जो श्रीलंका में भी जो है ना जी नए सेटअप आया है गवर्नमेंट का, जिसमें जो है प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं, मतलब कि हमारे पास प्रेसिडेंट जो आए हैं वो कौन है जी? अनुरा कुमारा दिसानाके। अनुरा कुमारा भी सिर्फ आप याद कर लें तो काफ़ी है। ठीक है, प्रेसिडेंट आए हैं। पीएम जो आए हैं वो रियानी अमारा सूरिया, ये प्राइम मिनिस्टर आए हैं। डॉक्टर हारिनी अमारा सूरिया, ये इनकी प्राइम मिनिस्टर आई हैं। श्रीलंका साउथ एशिया का कंट्री है, जजीरे पे मुश्तमिल है, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। पिछले दिनों इनकी जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो क्रैश कर गई थी, तो इनके मामला ज़रा डिस्टर्ब थे। अभी दोबारा ये स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, पनामा के अंदर इलेक्शन हुए हैं जी। ये पनामा के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो बने हैं, तो क्या नाम है जी इनका? जूसी राउल मुलिनो, ये जो है ना जी आए हैं नए पनामा के नए प्रेसिडेंट। ठीक है जी, 2024 में हुए, ये 5 मई 2024 को इलेक्शन हुए। हाँ जी, आयरलैंड में भी नया सेटअप आया है, नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं। आयरलैंड का पूरा कैपिटल डबलिन है हमारे पास। सादर्न आयरलैंड भी इसे कह सकते हैं आप, करेंसी की यूरो है। सिमन हैरिस, ये खबरों में था पिछले दिनों। सिमन हैरिस जो है ना जी 9 अप्रैल 2024 को ये आई हैं। सिमन हैरिस साहब जो है नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं आयरलैंड के, जो कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है आयरलैंड के। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड सिमन हैरिस साहब जो हैं ये वाज इलेक्टेड मैक्सिको फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो मैक्सिको की पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो आई हैं उनका नाम क्या है जी हमारे पास? क्लूदिया शियनबियन। क्लूदिया पढ़ने से सिर्फ क्लूदिया भी याद रख लेंगे तो आपको काफ़ी रहेगा। तो ये नई फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है, इसलिए ये मैंने करंट अफेयर में डाला है। यूनिक है थोड़ा सा, तो इसीलिए इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इजिप्ट में भी नया सेटअप आया था 2024 में, तो इसमें बंदा तो वही बैठा हुआ है, अब्दुल फतेह अल सीसी साहब बैठे हुए हैं जी। तो ये 2014 में आए थे, अभी तक बैठे हुए हैं। 89% वोट लिए हैं इन्होंने, अभी जो इलेक्शन हुए 2024 में 89% इन्होंने वोट लिए हैं। ठीक है, ये इनकी 4th टर्म है, चौथी दफा नहीं 3rd टर्म में, बल्कि तीसरी टर्म में। शेख हसीना ने रिजाइन किया। बांग्लादेश के अंदर मामला खराब हुए थे, आपको पता, इनकलाब आया था, स्टूडेंट्स
लेके आए थे। तो ये कौन सी डेट को इसने रिजाइन किया जी? 5 अगस्त को इससे इस्तीफा मांगा गया। बेसिकली ये भी डिक्टेटर बन गई हुई थी। ये समझती थी कि मेरे बाप ने कोई मुल्क पे एहसान किया है बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश को आज़ादी दिलवा के सारा जो कंट्रीब्यूशन था मेरे बाप का था, इसलिए मेरा हक है कि मैं जो चाहे करूं। और भाई अवाम ने कुर्बानियां दी होंगी, अवाम ने भी तो उसमें पार्टिसिपेट किया था। भाई इसका बाप तो इधर जेल में था, उसका क्या कंट्रीब्यूशन था? ठीक है, तो इस तरह से जो है ना, जिन्होंने क्या किया पता है क्या किया? इन्होंने क्या हुआ था कि जी जो सीट्स आती हैं गवर्नमेंट की जॉब्स की, उसका जो 30% है ना जी, वो जो 1971 की जंग में जो लोग लड़े उन्हें कोटा मिलेगा, फिर उनके बच्चों को मिलेगा, फिर उनके भी बच्चों को मिलेगा। तीसरी जनरेशन था। अब ये आइडेंटिफाई कौन करेगा जी? भाई ये जंग में इन्होंने हिस्सा लिया था तो ये उसके बच्चे हैं, फिर उसके बच्चे हैं। बेसिकली अपनी जो इनकी लोग थे उन्हें नवाजते थे। जो स्टूडेंट थे वो कहते भाई 30% तो वो ले जाते हैं, बाकी बचता क्या है हमारे पास? उन्होंने कहा जी इस कानून को खत्म करो। इसने कहा नहीं जी रहेगा। उसी को बेचते थे ना, ये इनका काम भी वही था कि जी इन्होंने जमात इस्लामी के कितने लोगों को जो है ना जी फांसी पे चढ़ाया उधर। ये क्यों? भाई ये जी पाकिस्तान की सपोर्ट में थे। भाई वो 71 का साल खत्म हो गया, अब उसकी जनरेशन अगली आ गई। तो अभी तक अपनी जो बुग़्ज़ है, जो दुश्मनी है वो लेके बैठी हुई हो जमात इस्लामी के साथ। तो जो बांग्लादेश के लोग हैं वो बंगाली हैं, वो पाकिस्तानी थोड़ी थे। तुम अपने ही लोगों को फांसी पे चढ़ाती जा रही हो। दो आइडियोलॉजी थी, दो सोच थी, कुछ ने सपोर्ट किया होगा, कुछ ने मुखालफत भी की होगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो उन्होंने सपोर्ट कर दिया तो उन्हें फांसी पे लटका दो। इस तरह के इसने कारनामे किए जिसकी वजह से लोग इससे बागी हो गए। शेख मुजीबुर रहमान के पुतले तक जो उनके मुजस्समे लगाए हुए थे, रिस्पेक्ट थी उनकी, उसे भी गिरा दिया लोगों ने। इसे भागना पड़ा मुल्क छोड़ के। जब आवाम निकलती है तो ऐसे निकलती है, एक लिमिट तक बर्दाश्त करती है ना आवाम। तो इस तरह से इसे भागना पड़ा। और उसके बाद जो है ना नए जो उनका सेटअप आया है उसके हवाले से भी हम जरा देख लेते हैं। इलेक्शन में जो है अपोजिशन को जेल में डाला हुआ है, बैठी हुई है गवर्नमेंट मतलब इलेक्शन करवा, खुद ही इलेक्शन करवा रही है। अपोजिशन सारी जेल में है, उन्हें इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया, खुद ही इलेक्शन करवा के दोबारा बन गई 5वीं दफा। ठीक है, तो इसे वैसे लोग समझते हैं कि शायद हमने इक़्तिदार से कभी निकलना नहीं होता, हम सारी जिंदगी इक़्तिदार में रहेंगे। 4 साल 5 साल 10 साल इतना ही टाइम होता है। तुमने अपना टाइम गुजारा, तुमने परफॉर्म जो करना था किया, अपने घर जाओ। नई जनरेशन का दौर है ये, आप बैठे हुए हैं। उसकी जगह पे नई जनरेशन जो थी डॉक्टर यूनुस को, इसे भी जेल में डाला हुआ था। इसने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया 2013-14 में, इसे भी केस बना दिया, इसे भी जेल में डाल दिया। खैर इसने फिर माफी मांगी, इसने कहा मैं सियासत नहीं करता, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता, तब इसकी जान छूटी थी। क्यों? ये पॉपुलर है, इसे बांग्लादेश के जो लोग हैं उन्हें गुर्बत से निकाला है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग कहते हैं कि उसे इसने गुर्बत से निकाला है। दुनिया में इससे पहला गरीबों का बैंक। इसने कहा जब भी बैंक से पैसे लेने जाओ कहते हैं जी सोना रखो, वो कहते हैं जी गाड़ी के कागजात रखो, कहते हैं जमीनों के कागजात रखो। वो जिसके पास पहले जमीन है, गाड़ी है या सोना है, वो कर्जा क्यों लेगा? वो तो गरीब नहीं है। हमेशा जो बैंक है, आप देखते हैं पाकिस्तान में भी बैंक कर्जा देते हैं, किसे? अमीरों को कर्जा देते हैं, अमीरों के लिए बैंक है, उन्हीं से वो इंटरेस्ट देते हैं। गरीब को कोई पैसा नहीं देगा। एक गरीब बंदा है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी रखवाने के लिए, बैंक को देने के लिए पैसा नहीं है, उसे कुछ भी नहीं देगा, बैंक भगा देगा। जबकि एक अमीर बंदा जिसके पास पैसे हैं, गोल्ड है, जमीन है या कोई शोल्टी है, कुछ भी नहीं है, वो अमीर है, उसे ऐसे भी पैसे दे देगा, बाद में माफ भी कर देता है। लेकिन गरीबों को कोई पैसे नहीं देता। ये आइडिया ये लेके चला। इसने कहा कि यार गरीबों को तो पैसे देता ही कोई नहीं है, मैं दूंगा पैसे गरीबों को। गरीबों का बैंक बनाया इसने, ग्रामीण बैंक के नाम से। दुनिया में पहली दफा ये आइडिया लेके आया। 30-40 डॉलर से इसने शुरू किया। इस वक्त ये 10 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल चुका है। इतना जबरदस्त इस बंदे ने काम किया। इकोनॉमिस्ट है बहुत बड़ा। तो इसे लेके आई गौरव आवाम को मुतालबा था कि जी ये बंदा आए हमें लीड करे। अब ये आया है तो इसे जो नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश। अब वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बल्कि कौन है? चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश है। ये चला रहा है बांग्लादेश को। बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वही बेहतर हो रही है, लोग भी मुतमैन है, लोगों के मसाइल भी सुने जा रहे हैं। अवाम में से है ना, इस बंदे का मसला ये है कि अवाम में से है। पॉलिटिकल एलीट हमारे पास है या इनके पास जो पहले बैठी हुई थी वो अवाम में से तो थी नहीं, वो तो एक और नस्ल है, वो तो एक और आपको पता है कि मखलूक है। अवाम के साथ उनका क्या ताल्लुक है?
अब हमें कभी जाए तो उन्हें पता हो। तो अब ये मामला थे इनके। ग्रामीण बैंक का ये फाउंडर है, इसके बारे में सवाल बन सकता है। नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है इसे 2006 के अंदर। ठीक है, 8 अगस्त 2024 को इसने क्या किया जी, ये बांग्लादेश का क्या बना है, नया चीफ एडवाइजर बना है। करंट प्रेसिडेंट जो है बांग्लादेश का, ये भी सवाल बन सकता है आपसे, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब है। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब क्या जी करंट प्रेसिडेंट हैं बांग्लादेश के। बांग्लादेश से एक और बंदा भी है जो हमारे पास सार्क है, उसका सेक्रेटरी जनरल जो है गुलाम सरवर, वो भी बांग्लादेश से। ये भी सवाल बन सकता है कि सार्क का जो है सेक्रेटरी जनरल कौन है। हाँ जी, वही बांग्लादेश से है जी। इकोनॉमिस्ट ऑफ द कंट्री, अभी आपको पता है 2024 के अंदर इकोनॉमिस्ट ऑफ द कंट्री जो है यह 2024 के लिए डिक्लेयर किया गया। कौन से कंट्री को, बांग्लादेश को। ठीक है, बांग्लादेश को लीड कर रहा है डॉक्टर यूनुस। डॉक्टर यूनुस के मुलाकात हुई थी पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब के साथ इजिप्ट में। इजिप्ट में वो जो मीटिंग हो रही थी ना D8 की समिट हो रही थी। D8 आपको बताया 1996 में ये बनी थी, 97 में पहली समिट हुई। तो ये क्या इंटर गवर्नमेंटल है, इसका हेडक्वार्टर तुर्की में, इस्तांबुल में। 8 इसके मेंबर है, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। तो इसकी मीटिंग हो रही थी कहाँ जी, कायरो के अंदर, मिस्र के अंदर, दिसंबर 19 2024 को। तो वहाँ डॉक्टर यूनुस की मुलाकात हुई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से। बड़े अरसे के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आए हैं और ताल्लुकात अच्छे होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी। ठीक है, माजी में हमसे भी मिस्टेक हुई होंगी तो उनसे भी उसे हुई होंगी, तो एक माजी का एक चैप्टर उसे क्लोज करके आगे चलना चाहिए। ठीक है, वहाँ के लोग भी आगे करीब आना चाहते हैं, हम भी करीब जाना चाहते हैं एक दूसरे के। लेकिन दरमियान में हसीना वाजिद जो थी, जो अवामी लीग थी, वो दरमियान में रुकावट थी। वो इंडिया के करीब थे, इसीलिए इंडिया के करीब है तो इंडिया कहता था पाकिस्तान से दूर हो। ठीक है, अभी हम चीनी कुछ दे रहे हैं बांग्लादेश को, इसी तरह से बाकी मामला भी हमारे हैं बेहतर होने जा रहे हैं। ठीक है जी, ये पूछा जा सकता है कहाँ पे हुई, कौन सी मीटिंग के दौरान। D8 की मीटिंग के दौरान, साइड लाइन मीटिंग जो होती हैं वहाँ पे हुई है बांग्लादेश के इसके साथ, डॉक्टर यूनुस के साथ। ईरान में भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए। जो पिछले प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी साहब, वो एक प्लान एक जो जहाज़ था, वो उनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया था, उसमें वो शहीद हो गए थे। तो अब जो है नए इनके जो प्रेसिडेंट आए हैं उनके हवाले से सवाल बनेगा। तो ये एक तो 28 जून से 5 जुलाई के दरमियान में इनके इलेक्शन हुए। और मसूद पिज़िश्कियान, इनका नाम याद रखा, इलेक्शन की डेट नहीं पूछता है, कितनी लंबी नहीं पूछता है आपसे। ठीक है, 2024 में हुई। मसूद पिज़िश्कियान साहब जो है 55% वोट लेके ईरान के नए प्रेसिडेंट बने। ईरान में एक सुप्रीम लीडर भी होता है जिसका नाम है सैयद अली हुसैनी खामनाई, नोन एज अली खामनाई। अली खामनाई साहब जो हैं इनके सुप्रीम लीडर हैं। ठीक हो गया जी ईरान के। और सईद जलीली था एक अपोजिशन लीडर, उन्हें मिले 45% वोट। सईद जलीली को कितने वोट मिले, 45%, और इन्हें कितने मिले, 55% वोट। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास करंट प्राइम मिनिस्टर है जी सीरिया का। सीरिया में भी जो है ना सेटअप सारा चेंज हुआ है अभी, तो सीरिया के हवाले से जरूर आपके सवाल बनेंगे जी। सीरिया के हवाले से जरूर आपसे सवाल बनेंगे बेटा, क्यों? क्योंकि ये अभी सेटअप चेंज हुआ है। बशर अल असद की जो रजीम थी उसका ख़त्म हुआ 2024 में ही, और जो है ना जी बशर अल असद भाग गया और उसकी जगह पे जो नया सेटअप है उसके पोजीशन में था। देखिए बशर अल असद जो था, आप कह लें कि वो ईरान के सपोर्टेड, और दूसरी तरफ जो है ना आप कह लें कि रशिया, इनके मतलब सपोर्टेड वो गवर्नमेंट बैठी हुई थी। और उनके अपोजिट जो थे वो सऊदी अरब के सपोर्टेड एक ग्रुप था। ठीक है, मुखालिफ ग्रुप सुन्नी फ़िरके के जो थे, अब उन्होंने गवर्नमेंट संभाली, बशर अल असद भाग गया है। तो इसके हवाले से आपसे ज़रूर पूछा जाएगा आपसे कि मोहम्मद अल बशीर जो है करंट प्राइम मिनिस्टर हैं किसके, सीरिया के, मोहम्मद अल बशीर। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो हैं वो ये ज़रूर याद रखना अपने, अहमद अल शरह, जो जिन्हें जाना जाता है अबू मोहम्मद अल जुलानी। ये बेसिकली बागियों को लीड कर रहा था। अबू मोहम्मद अल जुलानी जो अहमद अल शरह के नाम से जिसने प्रेसिडेंट जो बना है सीरिया का, तो ये बागियों को लीड कर रहा था और इसने असद को वहाँ से भगाया है। ठीक है, तो ये अभी इसके ऊपर पाबंदियाँ थी, अलकायदा के सपोर्टेड ग्रुप से ये था।
ठीक है। लेकिन अब इसके जो है ना, जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे, सऊदी अरब करवा रहा है बेसिकली, सऊदी अरब इन्हें सपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरब क्या कर रहा है, उसने अभी ट्रंप के साथ मुलाकात भी करवाई, इनके ऊपर जो पाबंदियाँ थी वो भी खत्म करवा रहा है। तो ये आजकल न्यूज़ में चल रहा है, इन दोनों के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे कि प्राइम मिनिस्टर कौन है जी, मोहम्मद अल बशीर है, और प्रेसिडेंट जो है अहमद अल शरा, जो कि जिन्हें जाना जाता है अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से। ठीक है। फॉल ऑफ दमस्कस जो हुआ 7 से 8 दिसंबर को हुआ, ये पूछा जा सकता है आपसे। दमश्क जो था बशर असद की कंट्रोल से निकल के इनके कंट्रोल में कब गिरा, फॉल ऑफ दमस्कस, ये कब हुआ, 7 से 8 दिसंबर 2024 को हुआ। ठीक है। सीरिया के ऊपर अलग से वीडियो बना चुका हूं मैं, वो देख लीजिएगा जी। चार्ट के अंदर इलेक्शन हुए जी, मिलिट्री डिक्टेटर जो था उसने जो है ना जी क्या कर रही है, वहां पे जो है ना हुकूमत बनाई है, प्रेसिडेंट बना है चार्ट का। ठीक है। क्या नाम है उसका, मोहम्मद अदरीस दुबे, मोहम्मद अदरीस DEBY दुबे, मोहम्मद अदरीस दुबे साहब जो है मिलिट्री डिक्टेटर थे, चैड के जो है ना प्रेसिडेंट बने हैं। ये सवाल बन सकता है आपका। चैड से हुसैन इब्राहिम ताहा का सुना होगा आपने नाम, कौन है जी ये, हुसैन इब्राहिम ताहा के बारे में कौन कौन जानता है, बड़ा सवाल रिपीट हुआ है बहुत बार। OIC का सेक्रेटरी जनरल चार्ट से है, उसका नाम है उसका हुसैन इब्राहिम ताहा। ये भी सवाल यहाँ से आपका बन सकता है। चार्ट जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री और दुनिया का तीसरा बड़ा, 3rd लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड। लैंडलॉक कंट्री कौन सा होता है, वो मुल्क होता है जिसे समंदर नहीं लगता है। ये चार्ट आपको नजर आ रहा है। ठीक है। हुसैन इब्राहिम ताहा भी लिखा हुआ ये चार्ट है। विच फुटबॉलर हैज बिकम प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया, कौन सा प्रेसिडेंट है जॉर्जिया का जो क्या बनाया जी, जो फुटबॉलर है जो कि प्रेसिडेंट बनाया जॉर्जिया का। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फुटबॉलर था। इसका नाम है मैखेली पढ़ने से, इतने मुश्किल नाम है तो मैखेली पढ़ने से, सिर्फ मैखेली कैविलेविली इस तरह से पढ़ेंगे। फार्मर जो है जी मैनचेस्टर सिटी फुटबॉलर से इसका ताल्लुक है। जॉर्जिया आपको बताया रशिया के साथ है, जॉर्जिया तिबिलिसी इसका कैपिटल है। और जो कास्कस माउंटेन है, कोकाफ की पहाड़ियाँ, इनके बारे में सवाल बनता है किधर है, वो जॉर्जिया के अंदर है। कास्कस माउंटेन उर्दू में कोकाफ की पहाड़ियाँ जॉर्जिया में है। तिबिलिसी इसका हेडक्वार्टर है, मतलब कैपिटल है। स्कॉटलैंड का नए प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं, कौन से आए हैं जी, जॉन सैनी। ये भी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमजा यूसुफ इसे छोड़ के गया है, उसने रिजाइन किया, उसके जगह पे जॉन सैनी आया। हमजा यूसुफ ये पाकिस्तानी आपको पता नेशनल था, मुसलमान था, ये फर्स्ट मिनिस्टर था किसका, स्कॉटलैंड का। तो इसने रिजाइन किया, उसके जगह पे कौन आया, जॉन सैनी आया, जॉन सैनी आया था। तो हमजा यूसुफ की वजह से इसकी भी इम्पोर्टेंस बन गई है पाकिस्तान के करंट अफेयर में। ठीक है। IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके हवाले से सवाल है बेटा ये, तो क्या नाम है जी इनका, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा साहिबा जो है IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर है। IMF से हम पैसे ले रहे होती हैं, आपको पता है, खबरों में रहता है हर वक्त, तो ज़रूरी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बल्गेरियन है बेसिकली, बल्गेरिया से है, इनका ताल्लुक इकोनॉमिस्ट है। तो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है जी, वाशिंगटन DC में। 1944 में ये बनी थी। वर्ल्ड बैंक भी 44 में बना, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है जी, वाशिंगटन DC में, वर्ल्ड बैंक का और IMF का। तो वर्ल्ड बैंक के हवाले से याद रखिएगा कि हमारे पास जो करंट है, हमारे पास प्रेसिडेंट क्या नाम है उसका, अजय बंगा, इंडिया से ताल्लुक है इसका, अजय बंगा का। तो वर्ल्ड बैंक का अजय बंगा और IMF का क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, दोनों 1944 में बने। अब यहाँ से सवाल एक और जनरेट होता है इंटरव्यू में भी और रिटर्न के इम्तिहान में भी, वो ये कि IMF भी कर्जा देता है और वर्ल्ड बैंक भी कर्जा देता है, दोनों में फर्क क्या है। जो वर्ल्ड बैंक है वो डेवलपमेंट के लिए पैसे देता है, कोई डैम बनाना है, कोई सड़क बनानी है, कोई डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए वर्ल्ड बैंक पैसे देगा, अजय बंगा पैसे देगा उसके लिए। जबकि IMF जो है ये रेस्क्यू करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को। हमारे पास डॉलर ख़त्म हो रही है, IMF के पास जाएंगे, हमारी इकोनॉमी को बचाएगा, रेस्क्यू करेगा। ठीक है। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को पैसे दे देगा जी, हम उसका कुछ भी करें। फिर वैसे आजकल चेक एंड बैलेंस रख रहा है, ये बताओ किधर पैसे खर्च किए तुमने, आजकल पूछता है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक देगा डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट आप बना के लेके जाएंगे, उनसे अप्रूव कराएंगे, वो कहेगा जी ठीक है, हमारी टीम आएगी,
इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी और आपको इसका पैसा भी देगी। दोनों में ये फ़र्क है, दोनों पैसे देते हैं, दोनों अमेरिका के इदारे हैं। पुर्तगाल के नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं जी 2024 के अंदर, लुइस फिलिपी मोंटीग्रो इनका नाम है। ये आपके सामने है। पुर्तगाल के नए जो है ना जी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। ये अंतोनियो कोस्टा को इन्होंने रिप्लेस किया है। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन। तो जॉर्डन के जो प्राइम मिनिस्टर है, वैसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं पूछा जाता, तो जाफिर हसन आए हैं। वैसे यहाँ असल में पूछा जाएगा किंग अब्दुल्ला के बारे में। ये प्रेसिडेंट है जॉर्डन की, ये नबी पाक के ख़ानदान से है। 41th जनरेशन पे इसका सिलसिला नबी पाक के साथ मिलता है जाके। कौन सी जनरेशन पे? 41वीं जनरेशन पे जाके। अब्दुल्ला सेकंड जो है, अब्दुल्ला सेकंड जो है ये प्रेसिडेंट है जॉर्डन के। तो प्राइम मिनिस्टर जाफिर हसन, ये जाफिर हसन है। तो ज़्यादा प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाएगा, किंग अब्दुल्ला के बारे में, ठीक है। वो सारे इख्तियारात उसी के पास हैं। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी, फ्रांस के न्यू प्राइम मिनिस्टर आए हैं जी। ये भी इंपॉर्टेंट कंट्री है फ्रांस, आपको पता है। फ्रैंकोस बेरौ, ये नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, लेकिन यहाँ भी इख्तियारात प्रेसिडेंट के पास है सारे। प्रेसिडेंट कौन है? एमेनुएल मैक्रोन। एमेनुएल मैक्रोन जो है ये प्रेसिडेंट है फ्रांस के। इख्तियारात सारे, मतलब टोटल जो गवर्नमेंट को चला रहा है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो कौन है? फ्रांस का प्रेसिडेंट होता है, उसके पास इख्तियारात होते हैं। ये तो ब्रांड नाम है बेचारा, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया फ्रैंकोस के बारे में। सादिक खान मेयर हैं लंदन की, आपको बताया कि ये कोई थर्ड टर्म के लिए इलेक्ट किए गए हैं। 2016 में ये आए थे, अभी तक बैठे हुए हैं। लिबर पार्टी से इनका ताल्लुक है। ठीक हो गया जी। सादिक खान जो हैं, इनके वालिदैन जो थे, इनके बुजुर्ग पाकिस्तान से थे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ताइवान में जनरल इलेक्शन हुए जी। ताइवान आपको पता है कंट्री तो यूएनओ का मेंबर कंट्री तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो मुल्क हैं इसे कंट्री मानते हैं, जैसा कि इंडिया इसे कंट्री मानता है। तो इनका जो प्रेसिडेंट आया है वो आया ली चिंगती, जिस इज आल्सो नोन एज विलियम लाई चिंग। विलियम लाई चिंग मिलेगा आपको पेपर में। ये ताइवान के जो है नए प्रेसिडेंट आए हैं, ठीक है। इनके बारे में खबरों में रहता है। ताइवान असल में चाइना कहता है मेरा, इंडिया का, अमेरिका कहता है नहीं तुम्हारा नहीं है, ठीक है। तो ये मामला इस तरह से चल रहे हैं। नेक्स्ट है जी, वेयर इज द बाराख न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, फर्स्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी इन अरब वर्ल्ड। तो बाराख जो एनर्जी प्लांट लगाया गया है न्यूक्लियर का, ये यूएई के अंदर लगाया गया है, अबू धाबी के अंदर। पहला गल्फ कंट्री है जिसमें न्यूक्लियर प्लांट लगाया गया है। पहला गल्फ कंट्री जिसमें न्यूक्लियर प्लांट लगाया गया वो यूएई है। हमारे पास अबू धाबी है। मिडल ईस्ट में आप कह सकते हैं कि पहला मुल्क, या गल्फ में पहला मुल्क है जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट लगाया गया है, ठीक है जी। आगे जी, हु वाज अपॉइंटेड एज ईरान फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन। ईरान की पहली जो है ना, जिसका नाम जरूर याद रखना है अपने, फातिमा मुहाजिरानी। फातिमा मुहाजिरानी जो है ये पहली ईरानियन है फीमेल जो कि गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन जिन्हें लगाया गया है। मसूद पेजेश्कियां जो है इनका प्रेसिडेंट है ईरान का, उसकी स्पोक्स पर्सन लगाया गया है। ईरान ने लॉन्च किया था जी ऑपरेशन अगेंस्ट इसराइल। इसराइल के खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान ने, उसका नाम याद रखना है आपने। क्या नाम था जी उसका? ट्रू प्रॉमिस। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो था, ये ऑपरेशन का नाम था। 13 अप्रैल 2024 को ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि इसराइल ने क्या किया था, ईरान की एम्बेसी पे अटैक किया था इसमें इराक के अंदर, और उसके बाद इसमें बल्कि दमश्कस में शाम के अंदर जो था उनकी जो कौंसल खाना था उस पर अटैक किया बदले में। फिर इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया था ईरान ने। तो उसके ऑपरेशन का नाम याद रखना है आपने, ठीक है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के एक टर्म यूज़ की जाएगी। मुझे थोड़ा सा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की टर्म यूज़ की जा रही है बेटा, पेपर में ये पूछा जाएगा आपसे कि जी ये जो है ना कहाँ पे लॉन्च हुई है, या मतलब कहाँ पे ये टर्म यूज़ की जा रही है और कौन इसे लीड कर रहा है। तो ईरान इसराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ जो एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की जो एक मतलब कह सकते हैं कि मूव है, वो ईरान इसे लीड कर रहा है। कहाँ से कर रहा था इसे? यमन में हूतीस को सपोर्ट कर रहा है, वो भी इसी की क्या है मतलब है कि आप कह सकते हैं कि
ऑफशूट है ईरान की, आप कह सकते हैं किसी हद तक। इसी तरह से शाम में बशर अल-असद की शक्ल में, बैरूत में जो है ना जी हिजबुल्लाह की शक्ल में। बशर अल-असद तो अब चला गया है, लेकिन अभी हिजबुल्लाह मौजूद है, यमन के अंदर हुतीस मौजूद हैं, और यहाँ पे आप देखें तो हमास को भी ईरानी सपोर्ट कर रहा था। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ईरान इसे लीड कर रहा है, ईरान से हेड कर रहा है, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है आपसे। ट्विन ब्लास्ट इन सिटी ऑफ करमान, सिटी ऑफ करमान के अंदर 2 ब्लास्ट हुए थे, और आप देखें ये कासिम सुलेमानी के, इसके लिए लिख रहा हूँ कि ये भी करंट अफेयर में, हालांकि ये पुराना इंसिडेंट है, लेकिन पूछा जा सकता है आपसे। कासिम सुलेमानी ईरान के क्या थे जी, ये अल-कुद्स फोर्स जो थे उसके कमांडर थे। सुलेमानी वाज कमांडर ऑफ अल-कुद्स फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड। ठीक है जी। तो ये 3 जनवरी 2020 की डेट है जिसमें कासिम सुलेमानी को शहीद कर दिया गया। टोटल 84 में जो है ना लोगों की डेथ हुई थी। जनरल कासिम सुलेमानी का ज़बरदस्त इंसान। ठीक है जी। तो ये इसके बारे में आपका सवाल बन सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सवाल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हवाले से। एक ज़बरदस्त प्लेयर, इंतहाई ज़बरदस्त प्लेयर, फुटबॉल की दुनिया का बेताई बादशाह, एक ज़बरदस्त और परफेक्ट इंसान जैसे होता है। पर्सनली अगर बात की जाए तो वैसे एक ज़बरदस्त इंसान है। तो इसके बारे में सवाल है जी, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू रीच 900 कैरियर गोल इन 2024 के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो मतलब है कि वो इसने बनाए हैं गोल, 900 का वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया है। तो किसने बनाया जी? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है सोशल मीडिया पे जब आया है, सोशल मीडिया पे फॉलोइंग भी इसकी सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से भी सवाल इसका एक बन जाता है, वो देखिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो ये जो है इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसके बारे में सवाल बनेगा आपका। फुटबॉल के प्लेयर हैं, ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। Who has been elected as the new chairman of इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC का जो नया चेयरमैन बना है जी, वो कौन है जी? क्या पहले था ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले जो था वो चला गया, उसकी जगह पे है अजय शाह। अजय शाह का जब मैंने नाम पढ़ा ना तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार ये अजय शाह कौन है, मैं ज़रा इसके बारे में सर्च करूँ। जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि इंडिया का जो अमित शाह है ये उसका बेटा है अजय शाह। अमित शाह जो पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें कर रहा होता है हर हवाले से, जी हम POK लेंगे, हम जी फलां लेंगे, हम डिमका लेंगे, इस तरह से वो आपको अक्सर आपको मिलेगा। जहर उगल रहा होता है, मोटू सा ऐसे आके, ऐनक लगाई होती है उसने भी, और दाढ़ी छोटी छोटी ऊँची है, उसका बेटा है ये बेसिकली। अंदाज़ा लगाए पॉलिटिशियन जो है ना किस तरह से अपने औलादों को एडजस्ट करते हैं दुनिया के इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अंदर, और आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ, लगाया हुआ हिंदुत्व के पीछे। हिंदुइज्म के जो है ना जी कट्टर किस्म के, ये गोश्त हराम है, और गौ मूत्र पे लगाया हुआ है पूरी हिंदू आवाम को। जो गौ मूत्र पियो तो आपके क्या हो जाएंगे, जरासीम मर जाएंगे। जरासीम मारने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मेडिसिन है, वो कर लो यार। चलें जी, ये जो है ना जो है ना पोस्ट सेलेक्ट हुआ है जय शाह, अपने नाम याद रखना है। ये सारी कहानी इसलिए मैं बताता हूँ कि आपको वो नाम याद रह जाए, जय शाह, अमित शाह से, अमित शाह इसका बाप है। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं जी। इस्माइल हानिया साहब को जी शहीद किया गया तेहरान के अंदर, ईरान में। इस्माइल हानिया कौन है, इनके बारे में सवाल ज़रा बनेगा आपका। तो इस्माइल हानिया जो थे ये हमास के लीडर थे। हमास क्या लिंग नहीं, हमास जो है 1987 में बनी थी, शेख अहमद यासीन ने इसे बनाया था। गज़ा के अंदर जो फ़लस्तीनी हैं उनके हकूक़ की ये बात करती है, उनके हकूक़ के लिए लड़ती है, रेजिस्ट करती है इज़राइल के ख़िलाफ़ गज़ा में। तो उन्हें करंटली जो लीड कर रहा था उसका नाम था इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया लीड कर रहा था करंटली, ठीक है, हमास को, जिसे ईरान के अंदर तेहरान में ड्रोन अटैक करके शहीद कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट बंदा आया वो याह्या शनवार आया था, ये वाला, इसे भी शहीद कर दिया इजराइल ने। ठीक है, याह्या शनवार जो था ये था जी नेक्स्ट।
हेड किसका जी, हमास का, इसे भी शहीद कर दिया गया है। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास हसन नसरुल्लाह। मैंने अभी आपको बताया था कि हसन नसरुल्लाह जो है हिजबुल्लाह जो है ये 1982 में बनी थी। लेबनान के अंदर है ये, शिया मुस्लिम की जो है ना जी ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल भी और मिलिटेंट भी है। ठीक है, पॉलिटिकली इनका की तरफ से वो जो नबी बहरी है वो नुमाइंदा है गवर्नमेंट का। ठीक है, सियासत भी करती हैं, आर्मी भी इनकी अपनी है, ब्रिगेड इजराइल के खिलाफ है। तो हसन नसरुल्लाह करंटली इसे लीड कर रहा था, जिसे शहीद कर दिया गया कौन सी डेट को जी, 27 सितंबर 2024 को। ये सवाल पूछा जाएगा आपसे, 27 सितंबर 2024 को इसे शहीद किया गया। तो ये 1992 से लेकर 2024 तक हिजबुल्लाह को लीड करते रहे, तकरीबन 32 साल बनते हैं शायद। ठीक है, इस तरह से इन्हें जो है ना जी बैरूत के अंदर शहीद किया गया। नैम कासिम जो है उसके बाद एक्टिंग हेड बनाए गए इसके हिजबुल्लाह के। नेक्स्ट हिजबुल्लाह का जो कमांडर बनाया गया नैम कासिम को बनाया गया। ठीक है, तो हिजबुल्लाह के हवाले से 2-4 सवाल बनेंगे। लेबनान के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन है। पवल दोरोव जो है CEO थे टेलीग्राम के, इन्हें अरेस्ट किया गया फ्रांस के अंदर। इनके ऊपर कुछ केसेस थे और फ्रांस में इन्हें अरेस्ट किया गया। पूछा जाता है कहाँ पे अरेस्ट किया, या पूछा किसके, ये है CEO थे जी, टेलीग्राम के CEO थे। टेलीग्राम आपको बताया कि आप कह लें कि एक किस्म की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऐप है। पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर अटैक हुआ था किर्गिस्तान में, बिश्केक में, खबरों में चला था बड़े अरसे में, 2024 की ये बात है। तो ये कौन सी डेट को, 18 मई को हुआ FPSC के लिए, आप डेट याद रख सकते हैं। कैपिटल क्या है जी उनका, बिश्केक है, करेंसी उनकी सोम है। पाकिस्तान के जो वहाँ पे एम्बेसडर हैं वो हसन सैगम थे। ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि 1991 में था। तो बस ये याद रखना है कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो अटैक हुआ था कौन से मुल्क में हुआ था, ये किर्गिस्तान हुआ। इशू ये था कि कुछ इजिप्ट के या बाकी किसी कंट्री के फॉरेनर थे, उन्होंने जो है ना वहाँ के जो नेटिव लोग थे उनके साथ कोई बदतमीजी की या कोई बात हुई, उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ, और उसके बाद जो है ना जी वो दिखने में पाकिस्तानियों की तरह लगते थे। तो वहाँ पे लोगों को जब पता चला, इन्फॉर्मेशन मिली, उन्हें मिसगाइड किया गया कि वो पाकिस्तानी थे। उस तरह से एक पूरी कम्युनिटी जो थी वो वहाँ की किर्गिस्तान के लोगों ने अटैक किया पाकिस्तानी कम्युनिटी पे। बाद में पता चला कि यार वो तो इजिप्टियन थे जिनका मसला हुआ था। तो ये फिर इशू चला था पाकिस्तान गवर्नमेंट के और किर्गिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान। तो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के जो लोग हैं यहाँ किर्गिस्तान से जाते हैं MBBS की डॉक्टर की डिग्री करने के लिए। MBBS की जो डिग्री है यहाँ से हो जाती है पैसे दे के, आपको होता है। रशिया से करके आते हैं लोग, सेंट्रल एशिया से, चाइना से करके आते हैं, और अब धक्के खाने हैं पाकिस्तान में। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ साल गुजरने दें आप, ये जो MBBS डॉक्टर हैं ये आपको जो है ना होम ट्यूशन पढ़ाते हुए नजर आएंगे लोगों के घर जा जाके। भाई इतनी ज़्यादा, हर बंदा ही लगा हुआ है डॉक्टरी करनी है, हर बंदा ही लगा हुआ है, पैसे लगवा रहा है। कोई अपनी ज़मीनें घर वालों की चक्कर है, ज़मीनें बेच के लगा दो मेरे पर, मैंने MBBS डॉक्टर बनना है। तो इसके अलावा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, दुनिया बहुत आगे जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ, आप लगे हुए अभी भी। जिस तरह से इंजीनियर अभी धक्के खाते फिर रहे हैं, 5-10 सालों के बाद आप देखेंगे जो डॉक्टर हैं ये आपको ऐसे जलील होते हुए मिलेंगे। मेरी ख्वाहिश नहीं है ये मतलब इस तरह से बात करना, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ 10 साल बाद क्या होगा इन डॉक्टर्स के साथ। तो भैया अपना प्रोफेशन वो अडॉप्ट करें जिसको आप 10 साल बाद देख सकें। हर बंदा जो डॉक्टर करके आ रहा है, हर किसी की प्रैक्टिस थोड़ी चलती है। जो पुराने बाबे बैठे हुए हैं वो नए बच्चों की चलने देंगे प्रैक्टिस, जो नए लड़के आएंगे। जॉब्स है नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स ख़त्म करती जा रही है। तो थोड़ा सा हमारी इस कौम को मतलब वेड़ चाल है, इधर मुँह उठाते हैं, चल पड़ते हैं सारे के सारे। एक दौर था हमारा, जब दौर था 2008-9, ठीक है, ये जो 2000 मतलब 1990 से लेके आप 2010 तक कर रहे हैं, इंजीनियर बनना है जी, अब धक्के खाते फिर रहे हैं इंजीनियर। ठीक है, कोई जॉब है ही नहीं इंजीनियर की पाकिस्तान में। ठीक है, मतलब यही हाल मेडिकल के साथ होने वाला है कुछ दिनों तक। अब कोई करता है इंजीनियरिंग, कोई एक बच्चा होगा जो सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा या टेक्सटाइल की तरफ जाएगा, बाकी इंजीनियरिंग सारी तकरीबन फ्लॉप हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। आगे चलते हैं जी। रिसेंटली विच कंट्रीज रिकॉग्नाइज फ़लस्तीन, तो फ़लस्तीन को कुछ मुल्कों ने रिकॉग्नाइज किया है। तो वो कौन कौन से मुल्क हैं जी, इनके बारे में आपसे सवाल बन सकता है जी। नॉर्वे ने,
फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज किया आयरलैंड ने और स्पेन ने। 3 मुल्क इन्होंने हिम्मत दिखाई और इन्होंने क्या किया जी, फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज किया, इसराइल को दबाने के लिए, उन्हें थ्रेट करने के लिए कि आप क्यों इन्हें मार रहे हैं। ठीक है, तो टोटल जो है जी 140 मुल्क हैं जिन्होंने, यूएनओ के मेंबर कंट्री है, जिन्होंने फ़लस्तीन को एक कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। हाँ जी, रतन टाटा के बारे में सवाल जरूर बन सकते हैं आपसे। एक जबरदस्त पर्सनैलिटी इंडिया की, इंतहाई जबरदस्त पर्सनैलिटी। रतन टाटा साहब जो हैं, इनकी डेथ हुई है, बिजनेस टाइकून थे बहुत बड़े, तो इनकी जो डेथ हुई है उसके हवाले से सवाल आपके बन सकते हैं जी। कौन सी डेट को हुई है? 9 अक्टूबर 2024 को इनकी डेथ हुई। ताजमहल जो होटल है उसके मालिक भी यही थे। एयर इंडिया जो है ये उनके मालिक हैं। टाटा एयरलाइन, एयर इंडिया एयरलाइन जो है, इन सब के मालिक। ज़बरदस्त पर्सनैलिटी। ठीक है जी, रतन टाटा की जो है बिजनेसमैन थे इंडिया के, जो इनकी डेथ हो गई, इसके बारे में सवाल बन सकता है। Who has become the first हिजाब वेयरिंग वुमेन क्रिकेटर? तो ये है जी, कौन जी? अबतहा मुकद्दस। अबतहा मुकद्दस साहिबा जो है पहली हिजाब वेयरिंग क्रिकेटर बनी है। इनका ताल्लुक स्कॉटलैंड से। इनका ताल्लुक कहाँ से है बेटा? स्कॉटलैंड से इनका ताल्लुक है। Who won 2024 नोबेल पीस प्राइज इन डिसआर्मामेंट? तो ये जापान से इनका ताल्लुक है जी। निहान हिदानक्यो, निहान हिदानक्यो। ये 1945 में जो न्यूक्लियर अटैक किया गया था जापान के ऊपर, उनके सर्वाइवल हैं। उनके सर्वाइवल हैं, वहाँ से ये मतलब बच गए थे। रेडिएशन का असर तो आपको नज़र आ ही रहा है, लेकिन सर्वाइवल थे, तो इसीलिए इन्हें क्या किया गया जी, डिसआर्मामेंट के ऊपर नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया 2024 का। 2024 के नोबेल प्राइज़ भी तो दिए गए ना, 2 ज़रूर करने होते हैं आपने, लिटरेचर वाला भी और पीस वाला भी, बाकी आपकी मर्जी है। तो लिटरेचर का किसे दिया गया जी 2024 का? तो साउथ कोरियन थी ऑथर हान कांग जो है साउथ कोरियन ऑथर है। 2023 वाले भी करने हैं आपने, 22 वाले भी करने हैं, ये 2 कम से कम करेंगे आप, लिटरेचर के और पीस के। ठीक है, तो 2025 के तो भी मिलने हैं, दिसंबर में मिलते हैं, 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, 25 का तो अभी दे रहे हैं। Which country unveil AI power digital spokesperson for foreign ministry? तो यूक्रेन ने जो है ना जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो है ना जी, क्या है जी, डिजिटल स्पोक्सपर्सन जो है लगाई है फॉरेन मिनिस्ट्री में। कौन सा मुल्क का कारनामा है ये? यूक्रेन का कारनामा है। यूक्रेन के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि जंग लगी हुई है अभी, इनकी अमन हुआ है यूक्रेन और रशिया के दरमियान में टेबल टॉक हुई है। तो कैपिटल जो है इसका कीव है। यूक्रेन का करेंसी इसकी अरबानी है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है। कैपिटल याद करना है, प्रेसिडेंट याद रखना है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वो बंदा है जिसने यूक्रेन को जंग में झोंक दिया है। ठीक है, कैपिटल क्या है इसका? कीव है। और फॉरेन मिनिस्टर भी कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। डिमिट्री कुलेबा इनका फॉरेन मिनिस्टर है। तो रशिया ने कब अटैक किया यूक्रेन पे? जंग कब हुई? 22 फरवरी 2024 को। 24 फरवरी 2022 को, 24 फरवरी 2022 को, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां इमरान खान जो था उधर, इमरान खान साहब जो थे मौजूद थे उधर। ठीक है जी, यहाँ कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, धनबास का एरिया है ये सारा। ठीक है, धनबास, और उसे मजीद जो है ना सेग्रीगेट करें तो लुहानस्क का इलाका, डोनास्क का इलाका, ज़िपोरिजिया का, खेरसान का और क्रीमिया को तो 2014 में ले गया था ना रशिया। क्रीमिया का पूछे कब ले गया था? 2014 में इसने कब्जा कर लिया था रशिया ने। अब इन इलाकों को भी इसने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है बॉर्डर के साथ साथ। तो दोनों धनबास का इलाका वो कहेगा आपको, धनबास का इलाके को उसने आज़ाद एक कंट्री डिक्लेयर किया, रशिया ने आज़ाद टेरिटरी डिक्लेयर किया। विच कंट्री होस्टेड 15 इंटरनेशनल OIC समिट? तो OIC की समिट जो हुई थी 2024 वाली, ये गैम्बिया में हुई। गैम्बिया आपको पता है मुल्क है किसका? साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कंट्री है गैम्बिया। ठीक है, तो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के इसहाक डार साहब जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो तशरीफ ले गए थे। OIC 1969 में बनी थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे पास कहाँ पे है जी? जद्दा में है। और ये कहाँ बनी थी? मोरक्को में, रबात में।
रबात में बनी थी 1974 में। इसकी दूसरी मीटिंग पाकिस्तान में हुई थी, लाहौर में, भुट्टो साहब ने करवाई थी। 57 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, चाइना ने मिशन भेजा ये चेन 6 के नाम से चांद के ऊपर। तो इसकी लॉन्चिंग डेट पूछी जा सकती है आपसे एफपीएससी में। पीपीएससी में ये पूछा जाएगा कि जी चाइना ने जो मून के ऊपर रिसेंट मिशन भेजा उसका नाम क्या है? चेन 6। चेन 6 उसका नाम है। चेन 6 जो मिशन है वो किसने भेजा मून पे? किसने भेजा है? चाइना ने भेजा। इस तरह से पीपीएससी में सवाल बन सकता है। एफपीएससी में तो एग्जैक्ट डेट पूछता है बेटा। दुबई लीक्स आई थी, इतने सारे चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। तो जहाँ कहीं कोई लीक्स आती हैं उनमें ये चेहरे आपको कांस्टेंट मिलते हैं। पाकिस्तान से जो पैसा लूट के ले गए हैं बाहर, मुख्तलिफ मुल्कों में जो छुपाया हुआ है, डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। डिक्लेयर कोई क्यों नहीं करता है? कोई चीज़ क्यों छुपाता है? ताकि उस पर टैक्स ना देना पड़े, ताकि पता ना चले कि मेरा पैसे किधर किधर मैंने छुपाए हुए हैं, कहाँ से आए हैं, 2 नंबर तरीके से कमाए हैं, कहीं से लूट के लाया हूँ, किधर से लाया हूँ, इसलिए छुपाता है। कोई ना कोई जो है ना जी इनकी खोज में लगा रहता है मीडिया का बंदा, वो इनके डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे करके फिर लीक कर देता है। तो 2-4 सालों के बाद लीक आ जाती है। पनामा लीक आई थी, उसके बाद दुबई लीक्स आई कि दुबई में किस किस की प्रॉपर्टी है। ये जो चेहरे हैं जिसमें जज भी हैं, जिसमें जर्नल भी हैं, जिसमें जो है ना जी पॉलिटिशियन भी मिलेंगे आपको, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी मिलेगी, सारे वो अशराफिया अतराफ की जो होती है जिसे हम कहते हैं, वो सारी इसमें मौजूद है। एक ही कुछ हैं, सारे रिश्तेदारियाँ, एक पॉलिटिकल एलीट है। अगर आप में से कोई बंदा ये समझता है कि जी पॉलिटिशियन एक अलग मखलूक है, जो है ना जी बाकी ब्यूरोक्रेसी अलग मखलूक है, जज एक अलग मखलूक है, जर्नल एक अलग मखलूक है, तो आप गलत सोचते हैं। ये सारे एक ही कुछ हैं। इनकी रिश्तेदारियाँ मिलेंगी आपको, उसने उसके घर में शादी की हुई है, उसने उसके घर में की हुई है, सारे अल्टीमेटली ये कुछ मिलेंगे। और जो है ना जो उसके बाद आवाम को लगाया हुआ है ट्रक की बत्ती के ऊपर। तो दुबई लीक्स बेटा ये जो है ना जी आई कब? 14 मई को आई है। 14 मई को आई हैं। और उसके बाद जो है ना जी किसने इसे जारी किया है? सेंटर फॉर एडवांस्ड डिफेंस स्टडीज जो है ये मतलब आप कहें कि ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इसे लॉन्च किया है दुबई लीक्स को। विच कंट्री आर्मी चीफ डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश? तो कौन सा मुल्क है जो कि जिसका आर्मी चीफ हेलीकॉप्टर क्रैश में मारा गया है? तो कीनिया। कीनिया अफ्रीका का मुल्क है जी। कीनिया का कैपिटल नैरोबी। नैरोबी जो है ये कीनिया का कैपिटल है। ठीक है जी। जनरल फ्रांसिस ओमोदी ओगेला उस बंदे का नाम था। जनरल फ्रांसिस ओमोदी ओगेला इसका नाम था। तो बस ये याद रखें कौन सा कंट्री है जिसका आर्मी चीफ जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में मारा गया। ठीक है, कीनिया का। बोलिवियन जनरल अरेस्टेड फॉर मिलिट्री कू अटेम्प्ट। बोलिविया का जो जनरल था जिसने मिलिट्री के खिलाफ बगावत कू करने लगा था, मार्शल लॉ लगाने लगा था, उसे गिरफ्तार कर दिया गया। अवाम निकल आई और अवाम ने पकड़ लिया उसे आगे। ठीक है, जनरल जॉन जूसी था जी उसका नाम, जनरल जॉन जूसी था। इसे जो है अवाम ने पकड़ लिया और इसे अब सजा दी जा रही है। Which 2 countries are in race to build nuclear power plant in moon? कौन से 2 मुल्क है जो चांद के ऊपर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की रेस में है? तो रशिया और चाइना। यही 2 लोग हैं जो कर सकते हैं। चाइना कर जाएगा, चाइना का निकल जाएगा, चाइना की टेक्नोलॉजी एडवांस है। चाइना और रशिया मून के ऊपर क्या करने जा रहे हैं जी? न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं चांद के ऊपर। ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड मास्क 3D। अच्छा, 3D प्रिंटेड मास्क जो सबसे पहले बनाई सऊदी अरेबिया ने बनाई है बेटा। सऊदी अरब ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मास्क बनाई है। आंग सान सू की के बारे में बन सकता है। तो ये जो है ना जी आजकल जेल में है और ये फॉर्मर स्टेट काउंसलर है म्यांमार की। 2016 से 21 तक ये हाउस अरेस्ट में रखा गया था। पहले नोबेल पीस प्राइज मिला 1991 में। इनकी जो किताब है फ्रीडम फ्रॉम फियर और वॉइस ऑफ होप, ये 2 इनकी किताबें हैं। आजकल फिर ये जेल में। म्यांमार की ये आप कह लें कि पॉलिटिकल लीडर हैं जिन्होंने म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए बड़ा काम किया। इसीलिए 1991 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। ठीक है, इनकी किताब के बारे में पूछता है फ्रीडम फ्रॉम फियर और वॉइस ऑफ होप, 2 किताबें इनकी मशहूर हैं। आजकल ये 7 साल की जेल में जाने उसमें ये 7 साल की जो सज़ा है उस पर जो है ना जेल काट रही है।
जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है जी। कब? पाकिस्तानी वफद गया हुआ था चाइना 4 जून से 8 जून 2024 के दौरान। तो ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं और मिस्टर शी जिनपिंग साहिब हैं। ठीक है जी। तो इन्होंने जो है ना जी इनकी मुलाकात हुई है, किस डेट को हुई है या हमने कब विजिट किया चाइना का, ये पूछा जा सकता है आपसे। 4 से 8 जून 2024 को। हाँ जी, रशिया नॉर्थ कोरिया न्यू डिफेंस पैक्ट। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, हर रोज़ ये कोई ना कोई एडवेंचर करते रहते हैं पुतिन साहब। तो पुतिन साहब जो है ना जी, इन्होंने डिफेंस का मुआहदा किया किसके साथ? नॉर्थ कोरिया के साथ। नॉर्थ कोरिया वही मुल्क है जो क्या करता है, धमकियाँ लगाता है अमेरिका को, क्या मैं करूँगा मिसाइल मार दूंगा, मैं क्या करूँगा एटम बम मार दूंगा अमेरिका के ऊपर। तो ये वही नॉर्थ कोरिया है। अब इसके साथ रशिया के ताल्लुकात अच्छे हैं, तो रशिया ने इसके साथ डिफेंस का मुआहदा किया और ये अब अपनी जो है ना आर्मी इन्होंने भेज दिया यूक्रेन में। रशिया की सपोर्ट के लिए अपनी आर्मी भेज दी इसने यूक्रेन में। मतलब पहली दफ़ा हो रहा है कि एशिया की आर्मी जा रही है यूरोप में लड़ने के लिए। अब इसने अपनी आर्मी भेज दी। अब यूक्रेन की फौज के साथ जंग हो रही है रशिया की। अगर यूक्रेन की तरफ से इनके 2-4 फौजी भी मार दिए गए, अच्छा मेरे फौजी मार दिए हैं, मैं मिसाइल मार रहा हूँ, ये क्या करेगा? इसके पास बहाना होगा, मेरे पर अटैक हुआ, हमारे लोग मार दिए, तो मैं क्या करूँ, मिसाइल मार रहा हूँ। इसीलिए यूरोप वाले परेशान है, भाई ये आ गया है बेवकूफ़ इंसान, इसका कोई भरोसा ही नहीं है, किस वक्त ये क्या कर दे। एक दिन इसने बैठा हुआ था, कहता है कि जो है ना मैं आज अपने मुल्क में हंसने पर पाबंदी लगा रहा हूँ, आज कोई नहीं हंसेगा। इस तरह के आर्डर जारी कर देता है। डिक्टेटर टाइप, मिलिट्री डिक्टेटर टाइप जो है ना जी, गफलू साहब को नज़र आ रहा है। तो इस तरह का इंसान है। खैर इंटरेस्ट दोनों के सेम है, रशिया के और इसका नाम है हमारे पास किम जोंग उन है। तो उन साहब बैठे हुए हैं नॉर्थ कोरिया में। इसके बारे में अक्सर सवाल बन जाता है, नॉर्थ कोरिया से आई। ठीक है जी। इसके साथ डिफेंस डील हुई है प्योंगयांग सिटी के अंदर। ठीक है जी। प्योंगयांग कैपिटल है नॉर्थ कोरिया का। विच कंट्री बैन एंट्री टू इजराइल पासपोर्ट होल्डर। इजराइल के जो पासपोर्ट होल्डर हैं उसे इसकी एंट्री पे बैन कर दिया। किसने? मालदीव ने। मालदीव वो मुल्क था जिसने स्टेप लिया था। तो प्रेसिडेंट कौन है जी मालदीव के? मोहम्मद मुइज़्ज़ू साहब हैं जी। मोहम्मद मुइज़्ज़ू नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये जो है ना जी प्रेसिडेंट है मालदीव, जो है ना सबसे छोटा इस्लामिक मुल्क आ जाता है इसे। साउथ एशिया में है, इंडियन ओशन में एक ज़बरदस्त मुल्क है मालदीव। टूरिज़म के हवाले से बड़ा मशहूर है। पाकिस्तान में ताल्लुकात अच्छे हैं मालदीव के बारे में। ठीक है जी। इसके बारे में इजराइल पे, ये जो इजराइल फ़लस्तीनी पे जो जुल्म करा उसकी वजह से उन्होंने कहा था जी इजराइल के लोग मालदीव में नहीं आ सकते। पाकिस्तान तो वैसे ही नहीं आ सकते ना, कि हमारा तो पासपोर्ट पे लिखा होता है, तो हमने तो वैसे तस्लीम ही नहीं किया है ना। हम कहते हैं कि आप हमारे पासपोर्ट से पूरी दुनिया घूम सकते हैं सिवाय इसराइल के। नेक्स्ट है जी पिग लिवर ट्रांसप्लांट किया गया जी। कहाँ पे जी? चाइना के अंदर सक्सेसफुली जो पिग लिवर था इंसान के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया। कहाँ पे? चाइना पे। हाँ जी। विच टीम वन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024। कुछ इवेंट भी देख लेते हैं। तो आईसीसी का T20 जो वर्ल्ड कप हुआ 2024 का, इंडिया जो है ना जीत गया है किससे? साउथ अफ्रीका से। इंडिया जो था चैंपियन बना, रनर अप साउथ अफ्रीका बना। होस्ट किसने किया जी? इसे होस्टेड बाय वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स। वेस्ट इंडीज और यूएसए ने इसे होस्ट किया बेटा। ठीक है जी। 2024 का 29 जून 2024 से शुरू हुआ था, फाइनल हुआ था 29 को। ठीक है जी। 1 से लेके 29 तक ये चला जून तक। तो T20 जो पाकिस्तान ने जीता हुआ है T20 का वर्ल्ड कप, वो 2009 का जीता हुआ यूनुस खान की सरबराही में। ये भी सवाल बनता है, पाकिस्तान ने T20 का जो वर्ल्ड कप जीता हुआ है वो आईसीसी का कब जीता था? 2009 में यूनुस खान की सरबराही में। ठीक है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO के बारे में आपसे सवाल बन सकता है। तो ये बेटा इसकी 16वीं समिट हुई 2023 के अंदर। 16वीं समिट हुई थी किसमें? ताशकंद में। ताशकंद में उसके बाद नहीं हुई है। ठीक है। ये 1985 में इसकी बुनियाद रखी गई। इसका जो पुराना नाम था वो RCD था। RCD 1964 में बनी थी, फिर इसका 1985 में नाम चेंज करके ECO रखा गया। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका ईरान में है, तो ईरान में मेंबर कंट्रीज इसके 10 हैं। ठीक है जी। तो ये इसमें इसके मुताबिक
पाकिस्तान से यहाँ से ट्रेन चलाई जाएगी इस्लामाबाद से, यहाँ से कोयटा से होती हुई तेहरान से होती हुई ये ईरान में पहुँचेगी, यहाँ से तेहरान से होती हुई ये जो है तुर्की जाएगी इस्तांबुल तक। पूरी एक ट्रेन लाइन थी जो चलाई गई थी PCO के मुताबिक। इस तरह से यहाँ से एक ज़बरदस्त शॉर्टेस्ट रूट है, मतलब आप बाय रोड अगर जाना चाहें इस्लामाबाद से तो आप इस्तांबुल तुर्की जा सकते हैं। ठीक है, एक ज़बरदस्त रूट है, इसे अगर प्रॉपर बहाल कर दिया जाए तो ज़बरदस्त हो जाएगा। अभी सिर्फ कार्गो वगैरह जो है इसके जरिए जा रहे हैं, माल वगैरह, मेरे ख्याल से पैसेंजर को नहीं भेजा जा रहा है। इसे बेहतर किया जा सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, रिसेंटली विच टू कंट्रीज साइन अ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट नोन एज 123 एग्रीमेंट। 123 एग्रीमेंट जो है ना जी, किस किस के दरमियान में हुआ है जी? सिंगापुर के दरमियान में और यूनाइटेड स्टेट्स के USA के दरमियान में हुआ है। ठीक है जी। एंथनी जे ब्लिंकन पिछले जो थे इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, आजकल तो मार्क रूबियो है ना, और डॉक्टर वीगन के दरमियान में ये हुआ था। ठीक है जी। रिसेंटली नासा कंफर्म दैट सैचुरन रिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू डिसअपियर इन विच ईयर। 2025 में उन्होंने कहा था कि सैचुरन की ये जो रिंग है ये वाली, ये डिसअपियर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी 2025 के अंदर। ठीक है, साल पूछा हुआ है। बांग्लादेश हैज वन सैफ वुमेन चैंपियनशिप 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग विच कंट्री। तो बांग्लादेश ने जो है ना जी जीता है, सैफ का मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है नेपाल से जीता है। किसने? बांग्लादेश से। बांग्लादेश ने जीता है, नेपाल को शिकस्त दी है। सैफ की चैंपियनशिप जो ट्रॉफी हुई है 2024 वाली। ठीक है। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है शेड्यूल टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान। ब्लाइंड का जो T20 जो वर्ल्ड कप है 2024 वाला, ठीक है, ये पाकिस्तान ने इसे होस्ट किया और पाकिस्तान ने ही इसे जीता है। विनर कौन है? पाकिस्तान है। ठीक है जी। रनर अप जो है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश रनर अप है, पाकिस्तान ने इसे होस्ट किया है। इंडिया इसमें खेलने नहीं आया था। रिसेंटली US प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड चाइनीज शी जिनपिंग मीट, ये तो हो गया है, मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, स्लाइड हो गई है पहले। तो ये बेटा आपके तकरीबन मैक्सिमम क्वेश्चन थे 2024 के इंटरनेशनल करंट अफेयर के। मैंने कोशिश की है सारे क्वेश्चन इसमें मैं डाल दूं। कोई अगर सवाल रह गया है तो आप मेंशन कर देंगे कमेंट में, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट 2023 वाले जो वीडियो आएगी हम उसमें ऐड कर देंगे। 2023 की भी एक वीडियो इंशाल्लाह आएगी, आपके पास एक लेक्चर आएगा, और 2022 का भी एक लेक्चर आएगा, और पेपर से पहले आएगा इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।